सॉरी गाइस, आज मेरे पास पूरा टाइम था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता था। 2 घंटे की वीडियो ही नहीं बना पाया, 1 घंटे 10 मिनट समथिंग की ये वीडियो है। मेरे को जस्ट अभी पता चला है कि मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा एग्ज़ाम है, कल परसों और फिर ऐसे मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। एक एग्ज़ाम मेरे जनवरी में जाके ख़त्म होंगे। मेरे को जस्ट अभी पता चला है, मेरे पास ना कोई मैसेज आया, ना कोई एसएमएस आया, ना कोई नोटिस मिला, कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट एग्ज़ाम पता चला। वो भी पता है कैसे? मेरे दोस्त ने एक्सीडेंटली ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में चेक कर लिया होगा, उसे नोटिफ़िकेशन मिला होगा एडमिट कार्ड का, वो भी 4th ईयर का नहीं, ऐसे ही पता चला होगा किसी और ईयर का एडमिट कार्ड का। तो उसने अपना चेक करने के लिए बस एक बार गया, वहाँ पे रोल नंबर वो सब डाला, एडमिट कार्ड निकल आया 4th ईयर का, उसमें डेट दिखा रहे कल का एग्ज़ाम है। उसने मुझे जस्ट कॉल करा, मुझे दोपहर में पास कॉल करा था। मैं अभी इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को यार अपलोड करना था, अगर उस टाइम ही मैं जल्दी-जल्दी में करता तो वीडियो आज डाल ही नहीं पाता। 1 घंटा मैंने जो ही वो वीडियो को एक्सपोर्ट करा, सब कुछ अपलोड अपलोड पे लगाया इसलिए। तो भाई कल मेरा एग्ज़ाम है यार, मैं क्या बोलूँ? ना कोई प्रैक्टिकल का नोटिस दिया कि कोई प्रैक्टिकल है। मेरे को जस्ट एक एसएमएस मिला था कि आपकी वो जो क्लासेस नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस है, वो चालू हैं आपकी। तो मुझे लगा भाई लॉजिकली देखा जाए तो अगर ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद ही तो तुम एग्ज़ाम लोगे ना। तो भाई क्लासेस चालू का मैसेज आया है मेरे पास कि क्लासेस चालू है और पता चल रहा है नहीं, एग्ज़ाम दे दिया मुझे। मेरे पास कोई ऑफ़िशियल एसएमएस नहीं आया कि कल आपका एग्ज़ाम है, ना कोई प्रैक्टिकल का मैसेज आया कि प्रैक्टिकल है। ये भी नहीं पता है प्रैक्टिकल हो गए हों क्या पता, ये भी नहीं पता मुझे तो। कोई एसएमएस ही नहीं दिया भाई, क्या बोलूँ? हिल गया मैं देख के यार, मेरे को पता ही नहीं चला था। अब जस्ट ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, ये वीडियो देख लो, फिर अब एग्ज़ाम चालू हो गए तो थोड़ा स्लो-स्लो आएगा, देख लेना यार, क्या बोलूँ अब मैं। एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 199 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था फेंग युआन के साथ, तो भाई बड़ा खतरनाक सीन हो गया था। यहाँ पे भाई जो लैंड स्पीड था वो बिट्रेयल दे चुका है, बिट्रेयल या कुछ भी कह लो, मतलब धोखा दे चुका है। उसने लॉन्गेविटी हेवन को यहाँ पे बुला लिया, जबकि वो चाहता तो मतलब फेंग युआन को ब्लेस लैंड दे सकता था। फेंग युआन बोल भी रहा था कि ब्लेस लैंड मुझे दे दो, लेकिन उसने ये चूज़ नहीं करा क्योंकि वो दूसरा वाला लैंड स्पीड है। पहला वाला तो खत्म हो गया, दूसरा वाला था, ये वाइट वाला था। तो ये जो व्हाइट वाला लैंड स्पीड था भाई, इसने लॉन्गेविटी हेवन को बुलाया। लॉन्गेविटी हेवन फेंगयुआन के पीछे पहले से पड़ा हुआ है और ऊपर से हेवेली कोड को भी एक तरीके से वो नफ़रत करता है। तो दोनों तरफ से चीज़ें हो रही थी, हेवेली कोड वालों को भी भागना ही पड़ेगा और फेंगयुआन को भी भागना पड़ेगा। ये सारे कांड हो गए थे लास्ट एपिसोड में, बहुत बेहतरीन एपिसोड था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लांग के लैंडस्पीड भाई बहुत एकदम खतरनाक ही तरीके से उसने बिट्रेयल दे दिया था फेंगयुआन को। फेंगयुआन कहता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो पीछे हटा, बट लांगिया स्पिरिट जो था एकदम गुस्से में था। लांगिया कहता है तेरे साथ ना अभी भी हिसाब बाकी है। ब्लैक हेयर को ऑलमोस्ट तूने डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना फायदा क्या तेरे लिए काफी नहीं था जो अब और देख रहा है तू? फेंगयुआन का फेस सीरियस हो गया। फेंगयुआन कहता है क्या अलायंस एग्रीमेंट से डरते नहीं हो क्या तुम? लैंडस्पीड कहता है एग्रीमेंट ब्लैक हेयर ने किया था, मैंने थोड़ी ना किया है। फेंगयुआन अंदर-अंदर सब कुछ समझ गया था। सस्पिशियस कन्फर्म हो चुका था उसका। तभी क्या होता है अचानक से माओलिक्यू, वो जो इतना खतरनाक नेवला है, एकदम सीधा फेंगयुआन के ऊपर जंप मारा, एकदम सीधा उसके पीछे आ गया। और माओलिक्यू कहता है फेंगयुआन भाग कहाँ रहा है तू? और एक पंजा मारा खिंचा के, बूम पड़ा फेंगयुआन को। फेंगयुआन सीधा ज़मीन में, वो सी वाटर था जो भी कह लो, सी बर्ड में क्रैश हुआ। एकदम इतनी पैथेटिक हालत लग रही थी, लेकिन हर्ट नहीं हुआ। हर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माओलिक्यू खुद ही बता देता है, कहता है कि ये जो रिवर्स फ्लो रिवर है कितना इरिटेट करता है, इतना खतरनाक अटैक मारा फिर भी इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तब बैटलफील्ड में 2 रैंक 8 इमॉर्टल आए। एक बड़ा-सा बुल डीमन था, दूसरी मतलब दूसरा उसके साथ एक और था जिसका फ्लारी लेडी नाम था। ये दोनों लोग थे। जो बुल डीमन था भाई, उसके शोल्डर्स बड़े एकदम फैले हुए खतरनाक बुल टाइप की बॉडी थी। फ्लारी लेडी एकदम इनोसेंट फेस वाली थी लेकिन डेंजरस दिख रही थी। दोनों सीधा फेरी ज़ीवी को चार्ज करते हैं क्योंकि विज़डम पाथ होने के चक्कर में वो सबसे रिस्की यहाँ पे थी, तो फेरी ज़ीवी पे भी अटैक हो गया। ज़ीवी की आइज़ थोड़ी-सी छोटी हुई। वो कहती है बुल डीमन, फ्लारी लेडी तुम दोनों भी आ गए। बुल डीमन हँसा और कहता है जब तुम बैटलफील्ड में घूम सकती हो, हम भी तो आ ही सकते हैं। और तभी बूम बूम आवाज़ आई, दोनों का कॉम्बो अटैक चला। फेरी ज़ीवी को बार-बार पीछे पुश करना पड़ रहा था, मतलब पीछे पुश हो जा रही थी, वो हटना पड़ रहा था उसको। उसकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी बहुत लो हो चुकी थी, ऊपर से स्टील लाइफ इफ़ेक्ट और भी वीक कर चुका था उसकी बॉडी को। उधर लॉन्गेविटी हेवन ने बुल डीमन फ्लारी लेडी को परफेक्ट कंडीशन में समन किया था और क्लियर एडवांटेज में थे ये लॉन्गेविटी हेवन वाले। फाइट के बीच जीवी ने बैटलफील्ड ऑब्जर्व किया और फिर चिल्लाई। जीवी कहती है ध्यान दो, फेंगयुआन के पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल है रैंक 7 का, उसे एस्केप मत करने देना। माओली को टेंशन में पड़ गया, उसके पास कोई स्पेस पाथ एक्सपर्ट तो यहाँ पे था नहीं कि जो फेंगयुआन को पकड़ सके। यहाँ पे ना फेरी जीवी फेंगयुआन को फंसा रही थी ताकि फेंगयुआन यहाँ से भाग ना पाए। होता है ना कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे तो वो वाला सीन कर रही थी कि फेंगयुआन फेंगयुआन क्यों बचे, उसे भी पहले पकड़ो।
वो फेंगयुआन की तरफ चार्ज करते हुए एकदम चिल्लाया। माओली कहता है, ओल्ड मैन जल्दी फेंगयुआन को रोक, काफी क्रेडिट मिलेगा अगर तूने रोक दिया इसको। लांग या एकदम आया, कहता है चुप, अगर फेंगयुआन जाना चाहता है तो जाने दो, हम इक्वल पार्टनर्स हैं। मुझे ऑर्डर देने का राइट किस मतलब कैसे मिल गया तुम्हें, मेरे पे ऑर्डर कैसे चला रहे हो तुम। ओल्ड मैन पता है ये किसे कह रहा है, लैंड स्पीड को कह रहा है, क्योंकि लैंड स्पीड व्हाइट वाला आ चुका है। तो वो जो व्हाइट वाला लैंड स्पीड है ना, वो मतलब बूढ़ा सा है, सफेद दाढ़ी है उसकी, जो सबसे पहले वाला लुक हुआ करता था ना उसका, वही वाले लुक में है ये। उसने सोचा हेवली कोट और लॉन्गेविटी हेवन दोनों फेंगयुआन को नहीं पकड़ पाए तो वो क्या ही कर लेगा। फेंगयुआन को लांग या बेस्टलैंड की हर चीज पता थी, प्लस ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड, रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील, फिक्स इमोर्टल ट्रेवल, एकदम प्योर एक तरीके से डर्टी ट्रिक्स के किंग थे। तो वो क्या ही कर सकता था। माउली को कहता है तू तू मेरी बात नहीं मानेगा वो, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि लैंड स्पीड के ऊपर ऑर्डर चला नहीं पा रहा था। फिर लांगिया ने वेरिएंट ह्यूमन इमोर्टल की तरफ देखा। लांगिया कहता है सिचुएशन क्लियर है, ब्लैक हेयर मर गया है, एग्रीमेंट अब मुझे बाइंड नहीं करता, बट अगर तुम लोग मेरे लांगिया ब्लेसलैंड ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की ना गारंटी कर दूंगा। वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल ने अनईजी लुक एक्सचेंज किया, फिर धीरे से सबने हेड नोट करके हाँ में हाँ मिला दिया। यानी उन सब ने भी फेंगयुन को धोखा दे दिया और वो लोग भी अब उसकी साइड हो गए लैंड स्पीड की। वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, एक्सपोज तो हो चुके थे, अलायंस उन पे बनता नहीं था और लांग या उनके सारे सीक्रेट जानता था। बचा था तो सिर्फ सरेंडर का ही ऑप्शन, तो उन्हें सरेंडर ही चूज करा। फेंगयुओं ने तुरंत ही 3 किलर मूव्स एकदम से एक्टिवेट कर दिए। पहला था एशियंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था मैरिड ड्रैगन और तीसरा था फेमिलियर फेस। मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गो की वजह से सब कुछ एक साथ ही एक बार में फायर हो गया था और मौलिक्यू उसके पास पहुंचता उससे पहले ड्रैगन के क्लोन्स की आर्मी बन गई और उन्हीं क्लोन के अंदर फेंगयुओन में मिक्स हो गया क्योंकि फेमिलियर फेस यूज करा था। माओलिक्यू ने वाइंड फ्रॉस्ट लाइटनिंग वाले किलर मूव चला दिए, बहुत सारे, हर क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लग गया। पर तब तक फेंगयुआन सीधा लांग या लैंड स्पीड के पास आ चुका था। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर भी वो यहाँ पे था, तो वो कहता है वो वहां है, वो वहां है। उसने फेंगयुआन को सबसे पहले स्पॉट कर लिया था। फेंगयुआन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में एकदम चिल्ला रहा था। ड्रैगन के फैंग्स एकदम शार्प, एकदम आईज एकदम खतरनाक तरीके से क्रॉस लॉक के साथ स्पीड में आगे बढ़ रहा था। लांग कहता है फेंगयुआन क्या कर रहा है, तू मेरी साइड क्यों आ रहा है। तो फेंगयुआन कहता है तुझे मारने, और क्या। उसी वक्त स्टार्ट होता है बड़ा खतरनाक बैटलफील्ड किलर मूव, इमोरियल यामा चाइल्ड, और फिर होता है सोल एक्सप्लोजन और बूम आवाज आई। पिच ब्लैक स्मोक ने पूरा लांग लैंड स्पीड को ही एकदम कवर कर दिया। वेरिएंट ह्यूमन चिल्लाए डोंट डोंट बिंग युआन, तो यहाँ पे कहता रुको, हम अलायंस अलायंस बाय मैरिज, शादी वादी, ये इतना याद दिला रहे थे फेंगयुआन को ये लोग कि फेंगयुआन ना मारे उसको, लेकिन भाई धोखा मिला है तो कैसे, पीठ पे छुरा भोंका है तो हम भी भोग देंगे वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। पर फेंगयुआन ने कुछ नहीं सोचा, लांग या ज्यादा जानता था तो ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो उसका एंड जरूरी था। यानी होता नहीं है कि तुम्हारा एक दोस्त अब जब तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका है और अब सारे सीक्रेट वो तुम्हारे जानता है, तो समझ जाओ आगे। माली क्यों का रिएक्शन क्रेजी था। माली क्यों कहता है लैंड स्पीड को बचाओ, उसे मरने मत दे देना। वो सोल एक्सप्लोजर असिस्ट करते हुए फेंगयुआन के ऊपर चार्ज कर गया, उसी स्मोक के अंदर कूद गया ताकि वो बचा सके लैंड स्पीड को। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही क्लैमिटी लक अल्टर समन करके उसके थ्रू फेंगयुआन पे क्रैश एकदम ड्राइव मारा, एकदम सीधा वो भी घुस गया अंदर। ये लॉन्गेविटी हेवन का कोई इमॉर्टल गु हाउस था, वो भी यहाँ हेल्प के लिए लाए थे। फेंगयुआन की आइस कोल्ड हो गई थी। फेंगयुआन कहता है हाँ फास्ट एस्केप है। लांग लैंड स्पीड क्रूशियल मोमेंट पर टेलीपोर्ट हो गया था। 5 एलिमेंट्स के शाउट ने उसको टाइम दे दिया था। यानी वो जो 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर था ना, जब उसने स्पॉट कर लेता है अरे देखो फेंगयुआन तुम्हारी साइड आ रहा है, तब उसे भी पता चल गया था लैंड स्पीड को, तो वो हट गया भाई वहां से। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन ने लास्ट ग्लैंस दी और कहा इतनी आसानी से नहीं मरोगे सब लोग, फिर मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे। और वो इसी वक्त एक्टिवेट करता है फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल और सीधा गायब। सोल एक्सप्लोजन के सेंटर में रहने के कारण वो सेफ था, बाकी सब उसकी मूव को रेस्ट एक तरीके से, जो भी उसके मूव लग रहे थे वो स्मोक के अंदर थे, तो पता थोड़ी ना चलेगा कहाँ पे है वो वहां से गायब हो गया। अब रैंक 7 इमॉर्टल गो, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल, एक जेड लाइट फ्लैश हुई और फेंगयुआन सीधा वहां से क्लीन रेटेड कर गया, यानी गायब हो गया। जीवी ने रिग्रेट से कहा, जीवी कहती है हम इस डीमन को नहीं मार पाए। माउली क्यों रेज में उसको ब्लड शॉट आंखों से घूर रहा था। ये जो बैटल लॉन्गेविटी हेवन वर्सेस हेवली कोर्ट ने फिर से फुल ब्लास्ट हो गई थी और वापस उन दोनों के बीच वापस से मतलब वही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गए ये लोग। लांग कहता है स्टॉप, मेरा ब्लेस लैंड मत तोड़ो। वो सेफ सर्वाइवल मतलब एक तरीके से होता है ना कि सेफ स्पॉट पे रहना चाहता था, लेकिन भाई क्या बोले, दिक्कत तो उसके ही घर में लड़ाई हो रही है, तो घर उसका ही टूटेगा। फेंगयुआन की विजन यहाँ पे शिफ्ट होती है, अब वो एक अंडरग्राउंड गेम में आ चुका था। फेंगयुआन कहता है फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल टू कन्वीनियंट है, यानी बहुत काम की चीज़ है, वो तो हम सब जानते हैं कितना काम का है भाई, ये कितनी कितनी जगह पे बचाता है। वो वाला सीन तो मुझे अभी तक याद है भाई, जो वो पहली बार हुई मोटर ब्रेसलैंड में लैंड करा था। ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल की शक्ल देखने लायक थी। उसने इस गो को रिफाइन
करके अपना बना लिया था, इसलिए क्लीन एस्केप पॉसिबल हुआ था। लांगेल ब्लेस लैंड में रैंक 8 बैटल प्लस बाहर प्रिंस फेंगशियान का एम्बुश, फेंगयुआन दोनों तरफ से एकदम आराम से निकल गया। वहां रुकना तो देखो सुसाइड होता है, इसलिए जैसे ही केव के रैंक 6 गु इमोर्टल उसके आसपास आए, इमोर्टल्स कहते हैं एल्डर फेंगयुआन लांगे ब्लेस लैंड में क्या हो गया। फेंगयुआन ने सिर्फ एक विशेष स्माइल दी, बात नहीं की, और उसने दोनों हाथ स्प्रेड किए और कहा इमोर्टल किलर मूव यामा बैटलफील्ड। और केव के अंदर जितने भी वेरिएंट ह्यूमन थे रैंक 6 वाले वो सारे पैनिक में आ गए। रॉकमैन कहते हैं क्या हो रहा है ये, स्नोमैन कहता है इमोर्टल बैटलफील्ड, ये मजाक तो नहीं है ना प्लीज। दूसरे इमोर्टल्स कहते हैं लॉर्ड फेंगयुआन हम तो सेम साइड पे थे ना, ये आप क्या कर रहे हैं। ह्यूमंस डोमिनेंट थे, स्नोमैन रॉकमैन ऑलरेडी सर्वाइवल प्रेशर में थे। अगर फेंगयुआन का रैंक 7 और प्लस रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ का नाम ना होता, ये लोग शायद अटैक कर देते। लेकिन अब देखो वो भी एक साइड में होता है ना कि जहाँ फायदा है वो भी झुक गए। भले वो नफरत करते हैं देखो कितने ह्यूमंस है, लेकिन वो फिर भी झुक रहे हैं फेंगयुआन के आगे। क्यों? क्योंकि बस उसके पास स्ट्रेंथ है ना, इसलिए। अब यहाँ पे सीन उल्टा हो गया, फेंगयुआन ने वही काम कर दिया जो एक ह्यूमन को करना चाहिए। फेंगयुआन बिल्कुल शांत था, वो सीधा रैंक 7 स्नोमैन की तरफ एकदम देखता है और फेंगयुआन कहता है रिलैक्स, मैं तुम्हारा अलाई हूँ। लांग या ब्लेसलैंड हार गया, सिर्फ मैं बच के निकला हूँ। और हमारे एक तरीके से पता है हम हारे क्यों हैं? क्योंकि तुम लोगों में से कोई एक ट्रेटर था, उसने उनका साथ दे दिया। वेरिएंट ह्यूमन शॉक हो गए, हिमोटस कहता है क्या हम हार गए? ट्रेटर ये क्या बोल रहे हो? रैंक 7 स्नोमैन बिंगजुओ एकदम वरी वाली टोन में था। बिंगजुओ कहता है लॉर्ड फेंगयुआन इमोर्टल बैटलफील्ड हटाएं, हमें अपनी ट्राइब से बात करनी है। और तभी क्या हुआ ना, उसका फेस चेंज हो गया। बिंगजुओ कहता है एक मिनट, मेरा इमोर्टल गू कहाँ गया? ग्रेट थीव घोस्ट हैंड ने उसका जो गू था वो चुरा लिया था। दूसरे इमोर्टल भी कंफ्यूज हो गए। दूसरे इमोर्टल्स कहते हैं लॉर्ड विंगजुओ क्या हो गया, आप इतने मतलब टेंशन में क्यों हो? विंगजुओ गुस्से में था, पर फेंगयुआन ने पहले ही इस पर फिंगर पॉइंट कर दी थी। फेंगयुआन कहता है ओके, और तुम ही हो ट्रेटर? फिर सारे लोग शॉक हो गए। बिंगज़ो कहता है मैं ट्रेटर नहीं हूँ, तुमने मेरे इमोर्टल को चुरा के मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारा एम क्या है, तुम चाहते क्या हो? उसके हाथ में 2 आइस स्पेयर बन गए थे, वो भी तैयार था फाइट के लिए। फेंगयुआन कोल्ड स्मेल के साथ उसके साथ मतलब आँखों से आँखें मिला के बात कर रहा था। फेंगयुआन कहता है देखो सच ये है, अगर वो असली बिंगज़ुओ होता, अलायंस एग्रीमेंट ट्रिगर होता। ये हेवनली कोड का डिस्गाइज्ड इमॉर्टल है। रियल बिंगज़ुओ तो कब का मर चुका है। ये फेंगयुआन ने लाइन कही थी। श्यू और फेंगयुआन के फियांसे सब शॉक्ड हो गए। श्यूअर कहती है एक मिनट क्या कहना चाह रही हो? ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। लॉर्ड बिंगज़ुओ हमेशा यहीं, जैसे उसने बोला यहीं, बट अचानक से। श्यूअर कहती है एक मिनट, मेरा इमॉर्टल गू मेरा भी गायब हो गया। बिंगज़ुओ फ्रॉस्ट एनर्जी से प्रोटेक्टेड था, इसलिए ग्रेट थीव घोस्ट हैंड उस तक नहीं जा सका था। पर श्यूअर ईज़ी टारगेट थी, तो उसका इमॉर्टल गायब। श्यूअर कहती है फेंग युआन वो डिसबिलीफ में थे कि उसका वो दोबारा चोरी होगी, मतलब दोबारा नहीं, एक बार इसका चोरी हुआ, एक बार श्यूअर श्यूअर का चोरी हुआ और दूसरा बिंगज़ुओ का चोरी हुआ। इस बार वो डिसबिलीफ में थी, पहले वो विश्वास नहीं कर रही थी थोड़ा बहुत, अब वो डिसबिलीफ में आ गई। बिंगज़ुओ गुस्से में एकदम चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था ह्यूमंस कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते और तुमने भी वही करा। फेंग युआन कहता है चुप बे जोकर, और उसके एम्परर रोब से डजन्स ऑफ यामा चिल्ड्रन एकदम सीधा बिंगज़ुओ की तरफ गए और सारे उसके ऊपर टूट पड़े। अब फेंगयुआन की नीयत देखो क्लियर हो गई थी। वेरिएंट ह्यूमन ने सारे इल्यूजन छोड़ दिए थे, अब उस पर चार्ज कर गए थे। यानी एक तरीके से जो भी धोखा उनका साफ मतलब एक तरीके से कंफर्म हो गया था कि फेंगयुआन उन्हें बिट्रेयल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो मारो इनको जाके, अब बस घुस जाओ सारे। अब वो भी कंफर्म हो गए। पर रैंक 7 बेटर स्ट्रेंथ वाले यामा चिल्ड्रन के सामने उनकी फॉर्मेशन पहले ही एकदम ब्रेक हो चुकी थी। सब अलग-अलग पड़ गए थे और एक तरीके से डेस्परेट फाइट में लगे हुए थे और अलग-अलग फाइट कर रहे थे, तो टिक भी नहीं पाए। फेंग युआन एम्परर यामा फॉर्म लेकर पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल कर रहा था। यामा चिल्ड्रन उसके लिए काफ़ी थे। अगर वो होल्ड बैक नहीं कर रहा होता तो रैंक 6 इमॉर्टल पहले ही मर चुके होते। रैंक 7 बिंगज़ुओ भी बड़ी मुश्किल में था। एस्केप का चांस ही नहीं था। फेंग युआन ने लगातार स्टील मूव यूज़ करे। ग्रेट थीव घोस्ट हैंड, ग्रेट थीव घोस्ट हैंड और ग्रेट थीव घोस्ट हैंड। यानी वो भाई यहाँ पे देखो मार सकता है, लेकिन वो मार नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि ना इनको एकदम अपने एंड तक होता है ना फाइट टू डेथ वाला, एकदम लड़वाते रहो, बीच बीच में इनके गुच उड़ाते रहो। क्योंकि लोग फेंग जुजे थोड़ी ना जो बच जाएंगे बार बार, है ना। फेंग जुजे तो बच भी जा रहा था, ये थोड़ी ना है वो। तो सबके गुच उड़ा लेंगे और सबके जब अच्छे अच्छे वाले गु आ जाएंगे तब इनको मार देंगे। पूरा एकदम 100% प्रॉफिट हो जाएगा। एक-एक करके वेरिएंट ह्यूमन के इमॉर्टल गो उसके हाथ लगते गए। यही रीज़न था कि फेंगयुआन एक तरीके से आराम-आराम से गेम खेल रहा था। अगर वो उन्हें कॉर्नर कर देता तो वो एकदम डेस्पेयर में अपने इमॉर्टल गो को डिस्ट्रॉय कर लेते, अपनी जान दे देते और ये कहते कि नहीं अब हम मर रहे हैं, तुम्हें भी हम कुछ नहीं देंगे। तो ये सिचुएशन फेंगयुआन नहीं चाहता था, इसलिए ऑफ कोर्स उसने वही एक बेस्ट मूव यूज़ करा कि आराम से मारो और सब कुछ चुरा लो। वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स को अब थोड़ी उम्मीद मिल गई थी, इसलिए सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप सिर्फ मेंगतू जैसे लोग ही ले पाते थे। यानी मेंगतू को जब पता चला था कि भाई वो जीत नहीं सकता, तो उसने तुरंत ही अपने आप को मतलब सुसाइड करके सब कुछ तबाह करवा दिया ताकि फेंगयुआन को कुछ मिले ना। और एक तरीके से बढ़िया मूव था वो तो। लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि
टिक सकते हैं, ये बच सकते हैं, ये लोग अगर साथ काम करें। तो ये जो उम्मीद है इनके अंदर, यही उम्मीद इनको ज़िंदा रख रही है और जब तक ये उम्मीद है तब तक फेंगुइन इनका सब कुछ चुरा लेगा और जब सब कुछ चोरी हो जाएगा तब इनकी ये उम्मीद भी खत्म, ये भी खत्म, है ना? बाकी सब लाइफ एंड डेथ फाइट में एक तरीके से इनएक्सपीरियंस थे, सिर्फ स्पार करते थे। रियल बैटलफील्ड का एक्सपोज़र उनका ज़ीरो था। फेंगुइन विज़डम पास से उनके इमोशन पढ़ चुका था। सिंपल टैक्टिक थी और सुपर इफेक्टिव थी। उनके इमॉर्टल वुड एकदम चले गए थे, बैटल स्ट्रेंथ तो एकदम क्रैश हो गई थी, सब वीक पड़ने लग गए थे। रॉकमैन कहता फेंगयुआन, मैं तुम्हें गलत समझा, तुमने अलायंस को ही हर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। बिंगज़ुओ भी यहाँ पे था, वो कहता अब समझे ये अलायंस से फ्री हो चुका है, अलाय नहीं अब ये एनिमी है। अलायंस वलायंस की बातें मत करो इसके सामने, अब ये दुश्मन है हमारा। फेंगयुआन कहता है बहुत हो गई बकवास, तू बहुत बकवास करता है। उसने कियामा चाइल्ड को ब्लास्ट कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव सोल एक्सप्लोजन। क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट बिंगजुओ डॉज ही नहीं कर पाया। अब ब्लास्ट हुई और पूरी जो बॉडी थी डस्ट में कवर हो गई। इमॉर्टल्स कहने लगे लॉर्ड बिंगजुओ क्या हुआ आपको? श्यूअर शॉक में एकदम गिरने वाली थी। फेंगयुआन का फेस कोल्ड था, ऑलमोस्ट सारे इमॉर्टल को लूट चुका था। जो बचे हुए थे वो बहुत ज़्यादा एकदम गार्डेड थे। टाइम कम था इसलिए वो सीधा किलिंग स्टार्ट कर देता है। एक-एक करके सब वेरिएंट ह्यूमन को मार दिया। एंड में सिर्फ यहाँ पे श्यूअर बची थी जो उसकी फियांसे थी। श्यूअर कहती है तुम डीमन हो, मैं घोस्ट बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डज़न्स ऑफ यामा चाइल्ड ने उसे भाई एकदम फाड़ डाला बीच में से। उसकी सोल फेंगयुआन ने यामा बैटलफील्ड में सील कर दी। अब यहाँ पे सोल सर्च स्टार्ट हुआ। फेंगयुआन ने फास्ट तरीके से सोल सर्च से स्नोमैन रॉकमैन ट्राइब के जितने भी डेटा थे सब कुछ कलेक्ट कर लिया, सारा डेटा। यामा बैटलफील्ड हटा के वो वापस आईसी प्लेन में आया। कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कंफर्म हुआ और यही लास्ट बैच इमॉर्टल्स थे। सोल सर्च के बेस पर वो अंडरग्राउंड गया। ह्यूज ग्रुप ऑफ इमॉर्टल कह रहा हूँ, नॉर्मल गू मास्टर और मॉर्टल्स को पकड़कर अपने सविनरी मॉर्टल प्राइमेसी में मूव कर लिया। फिर दोनों ट्राइब्स का ट्रेजरी भी लूट लिया। आइस टीयर, बम्पी राइस, पुरानी एंटीक एरा की रेयर रेयर इमॉर्टल मटेरियल, फेस चेंजिंग सिल्वर जैसा क्रेजी मेटल। किसी भी ब्यूटी मतलब ये जो फेस चेंजिंग वाला है ना, ये किसी भी ब्यूटीफुल वुमेन का फेस कॉपी कर लेता था, ये वाला मटेरियल था, फेंगयुआन को ये मिल चुका था। डेड इमॉर्टल्स की इमॉर्टल प्राइमेसी को भी टेम्परेली सील कर दिया और यहीं मतलब यहाँ ड्रॉप नहीं किया। और रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करा और एक फ्लैश हुआ। फेंगयुआन यहाँ से एकदम सबको डिस्ट्रॉय करके एकदम क्लीन सपाट करके गायब हो गया। नेक्स्ट मोमेंट भाई सीधा ट्रांसफर हुआ साउथर्न बॉर्डर के अंदर। साउथर्न बॉर्डर से इमॉर्टल कहते हैं कौन है बे? फेंगयुआन एम्परर यामा यहाँ पे भी एक्टिवेट करता है। फिर से हुआ सोल एक्सप्लोजन, सोल एक्सप्लोजन, सोल एक्सप्लोजन। यहाँ पे भी फाड़ फूड़ कर दिया भाई ने, एकदम फुल फाड़ फूड़ चला। यहाँ पे 5 से 6 ब्लास्ट के बाद वो दोनों डर के मारे सारे के सारे यहाँ पे भाग गए। सारे क्या, 2 ही लोग थे, भाग गए। रैंक 7 पीक पावर स्पैम हुई थी तो इनसेन चीज़ें तो रिजल्ट मिलेंगे ही, तो भाग गए लोग देख के। वो इमॉर्टल गो फॉर्मेशन से एस्केप हुए और फेंगयुआन उनको कैच नहीं कर सका, पर उसने फॉर्मेशन को ब्रूट फोर्स से तोड़ दिया। 2 इमॉर्टल गू भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए, साथ में काउंटलेस मॉर्टल गू भी डिस्ट्रॉय कर दिए। फॉर्मेशन ब्रेक होते ही अंदर का कोर रिवील हुआ। फेंगयुआन ने स्माइल करा, ब्राइट शाइनी और एक लाइट फ्लैश हुई। ये एक ड्रीम रेलम था जो ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे साउथर्न बॉर्डर के अंदर। तो फेंगयुआन कहाँ पे आया है? ये तियान माउंटेन पे आया है। कहाँ पे आया है ये? जहाँ पे ड्रीम रेलम है, ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ड्रीम रेलम को। ये ड्रीम रेलम एक्चुअली छोटा-सा था। फेंगयुआन इसे इसलिए ईज़िली ढूँढ पाया था क्योंकि ये वही ड्रीम रेलम था जो उसने खुद पहले थ्रो किया था। अच्छा, ये शायद ये वो वाला तो नहीं है फेंगयुआन का, वो जहाँ पे बैटल चली थी और फिर वहाँ पे बहुत सारी ड्रीम रेलम की जो मतलब वो नहीं थे, ड्रीम बॉडीज़ बन गई थी, फिर जब बॉडी फटती थी तो वापस ड्रीम रेलम बन जाता था। तो ये वही जगह होगी, हाँ। साउथर्न बॉर्डर में बहुत सारी उसने बॉडीज़ फाड़ी भी तो थी भागने के चक्कर में, जब पीछे उसके वू यंग पड़ा हुआ था वो भागे जा रहा था तो ड्रीम रेलम की बॉडीज़ फेंक-फेंक के मारा था सबके ऊपर ताकि उनके गू हाउस क्रैश हो जाए और उनका पीछा छोड़ दें, मतलब फेंगयुआन भाग सके आराम से। याद होगा तुम्हें? और वहाँ पे जहाँ पे ड्यूक लॉन्ग भी आया था साउथर्न बॉर्डर के अंदर, वहाँ पे भी बहुत सारी ड्रीम रेलम की बॉडीज़ ऐसे ही फेंक दी थी। वही जगह होगी ये। यितियान माउंटेन ही होगा मेरे हिसाब से, तो देखते हैं, पता चल ही जाएगा। आगे देखते हैं। बैक देन जब वो वुई बन के राइटियस पाथ में घुसा था, तब वो चुपचाप एकदम यहाँ पे छुप कर ड्रीम रेलम एंटर करके अपना अटेनमेंट लेवल बढ़ा रहा था। लेकिन बैटल स्टार्ट होते ही हेविली कोट इंटरफेरेंस हुआ और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मर गया और फेंगयुआन ने शैडो सेक्ट इनहेरिट करके प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक बॉडी लेके भाग लिया। एस्केप के दौरान फेंगयुआन ने उन बॉडीज को एनिमीज रोकने में यूज किया और सबको एक तरीके से खत्म भी कर दिया। ये जगह वही थी जहाँ फेंगयुआन ने ये क्लैन के गो इमॉर्टल से फाइट की थी। उसने 2 फिजिक बॉडीज ब्लास्ट की और उनका बे पवेलियन इमॉर्टल गू हाउस पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ब्लास्ट के बाद वही बॉडीज मिलकर ये ड्रीम रेलम बन गई थी। साउथर्न बॉर्डर वाले इसे छोड़ने वाले नहीं थे। कुछ टाइम तक फाइट हुई और दोनों क्लैंस ने इसे जीतकर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन लगा दी ताकि अब ये लोग अपने कंट्रोल में रख सकें। फेंगयुआन फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से यहाँ आया, गार्ड्स को भगा दिया और बिना वेट करे पूरा फॉर्मेशन तोड़ दिया ताकि कुछ लोग टेलीपोर्ट ना हो जाए वापस आकर, क्योंकि अगर फॉर्मेशन ने रेनफोर्समेंट बुला लिया या फट गई तो प्रॉब्लम हो जाती।
आगे देखते हैं, इमॉर्टल वो यूनिक होते हैं, बट अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये थॉट थे। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इमॉर्टल गो थे। रॉकमैन, स्नोमैन को मारने के बाद रैंक 6, रैंक 7 के इमॉर्टल गो की कमी नहीं थी भाई के पास। अब तो टेंशन ये थी कि इतने सारे को फीड कैसे करें? फेंगयुआन को अब सिर्फ़ इमॉर्टल गो चाहिए थे जो उसके पाथ और रैंक 7 लेवल के हों। रैंक 6 उसके लिए लो टियर वाले बन चुके थे, यानी काम के नहीं थे। रिफाइनमेंट पाथ में उसका लेवल इतना हाई था कि वो किसी भी इमॉर्टल गो रेसिपी को इमॉर्टल किलर मूव में कन्वर्ट कर सकता था। ज़रूरत पड़ती तो रेसिपी डिड्यूस भी कर लेता। बस बस ना कुछ रेसिपीज़ डिकेड्स, सेंचुरीज़ माँगती थी, जिसे वो इग्नोर कर देता था। यानी कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी थी, जिसे उसे कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता कि भाई की ज़िंदगी गुज़र जाती। तो उनको वो इग्नोर करता है और बाकी जो बन सकती है, उनको यूज़ कर सकता था। फेंगियो ने दोबारा से ड्रीम रेलम देखा और बोला, हाँ, ये थोड़ा-सा श्रिंक हो गया है। कॉज़ सिंपल था, साउथर्न बॉर्डर के गुई मॉडल इसे माइन कर रहे थे, ड्रीम मटेरियल्स निकाल रहे थे, इसलिए छोटा हो गया था। पर असली वैल्यू तो ट्रू मीनिंग होती है। मटेरियल तो अपने खुद के ड्रीम में भी मिल जाते हैं। बेसिकली वो लोग ट्रेज़र को छोड़कर सिर्फ़ कचरा उठा रहे थे। फेंगयुआन याद करता है और कहता है, इनमें एक आइस स्नो पाथ का ड्रीम रेलम था और एक स्पेस पाथ का था। स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल ने बनाए थे ये ड्रीम रेलम, मतलब रियलम्स, और वो हर पाथ का ग्रैंड मास्टर था। इसलिए उसके ड्रीम रेलम में हर पाथ का एसेंस होता है। तब एस्केप के स्ट्रेस में फेंगयुआन ने इन बॉडीज़ को यहीं छोड़ दिया था, लेकिन अब ये दोनों उसके काम के थे। ये यानी जो ये दोनों जो ड्रीम रेलम मिले हैं ना, ये सारे उसके काम के हैं। उसे स्पेस पाथ अटेनमेंट चाहिए था ताकि वो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को इम्प्रूव करके टेलीपोर्ट और टाइम कम कर सके, और उसे आइस स्नो पाथ अटेनमेंट और भी अर्जेंटली चाहिए था, यानी बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाहिए था आइस वाला, क्योंकि स्नोमैन गो इमॉर्टल के इमॉर्टल प्राइमेसी आइस स्नो पाथ के थे और उन्हें एनेक्स करने के लिए यानी खाने के लिए अटेनमेंट लेवल ज़रूरी था। आगे फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है, अभी मेरी सबसे टॉप अटेनमेंट रिफाइनमेंट पाथ में है, जिसमें उसकी क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर है। फिर सेकंड नंबर पे आती है ठेफ्थ पाथ, जिसमें वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। फिर स्ट्रेंथ पाथ, विजडम पाथ, स्टार पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, ब्लड पाथ, डार्क पाथ, फॉर्मेशन पाथ, वाटर पाथ, इन सब में वो ग्रैंड मास्टर है। सोल, लक, एंस्लेमेंट, अर्थ, इन सब में वो मास्टर लेवल पर है। स्वॉर्ड, स्पेस, टाइम, ड्रीम, पॉइजन, फायर, मेटल, इन सब में वो ऑर्डिनरी है बस। और इन्फॉर्मेशन, आइस, स्नो, क्यूआई, लाइट, साउंड, पैंथम, रूल, इन सब में तो भाई की मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई, तो भाई एकदम ज़ीरो पर है, कुछ नहीं है यहाँ पे वो। टाइम पास सबसे वीक था और उसको सबसे ज़्यादा अपग्रेड करना था, मिनिमम ग्रैंड मास्टर तक तो लाना ही था। फेंगयुआ सीरियस था, वो कहता है हेवेली कोड बहुत बड़ा है, फेरी जीवी जैसे विजडम पाथ लीड कर रही है और चेनी और बाकी सब भी साथ हैं। ड्यूक लॉन्ग भी मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने लांग्या ब्लेसलैंड इन्वेड कर दिया। अगर लॉन्गेविटी हेवन हेल्प ना करता तो लांग्या लैंड पहले ही गिर चुका होता। फेंगयुआन को अपना लिमिट पता था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, एम्परर यामा या ल्यूपो सील रैंक 8 तक सब सही है, पर जब सोलो की बात आती है तो भाई सोलो जाकर हेवेली कोड को रोकना तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। हेवेली कोड के सामने ये जितने भी ट्रम्प कार्ड हैं कुछ नहीं है। पिछली लाइफ में स्पेक्टर सोल ने पूरे शैडो सेट को लीड करके हेवन को चैलेंज किया था। हेवेली कोर्ट में घुसकर मास्टरमाइंड बना। मा होंग्युन टांग क्लैन को सीक्रेटली पुश किया, फेंग जुजे को मरवाया और फेंग जिंग हुआंग भी मर गई। सबके पीछे शैडो सेट था, पर इस टाइमलाइन में हेवेंसविल ने फेंग युआन को एक प्यादा बनाकर सब कुछ बदल दिया और शैडो सेट हार गया और हेवेली कोर्ट टॉप पर आ गया। अब फेंग युआन सिर्फ शैडो सेट का इनहेरिटेंस यूज करके समहाउ जैसे तैसे बस खड़ा था, बट हेवेली कोर्ट हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी इस टाइम पर। लांग ब्रेसलैंड का लॉस क्लियर एग्जाम्पल था। फेंगयुआन यहाँ पे डिटरमाइंड था, कहता है मेरा एक ही होप है, रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस, उसकी पावर से मैं हेवेली कोड को रोक सकता हूँ और फेट गू को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर रेड लोटस इनहेरिट करने के लिए रिवर ऑफ टाइम में घुसना पड़ेगा और हेवेली कोड वहाँ पहले से ही फुल फोर्स के साथ वेट कर रहा होगा मेरा। फेरी जीवी अभी लांग या ब्लेसलैंड में फाइट में फंसी हुई है और फेंगयुआन को पता था कि रिवर ऑफ टाइम में जाते ही वो फंस जाएगा। वहाँ सब जगह टाइम पाथ के दाव मार्क हैं और कोई भी नॉन टाइम किलर मूव वीक हो जाता है। रैंक 6 मूव तो एक तरीके से मॉर्टल लेवल पे गिर जाते हैं। यानी भाई का कहना ये था कि मान लो तुम रिवर ऑफ टाइम के अंदर घुसते हो और अगर तुम टाइम पाथ वाले बंदे नहीं हो, जिसमें तुम्हारे पास टाइम पाथ के अटैक नहीं है, तो वहां पे तुम किसी और पाथ का कोई भी अटैक करोगे। यानी मान लो तुमने स्ट्रेंथ पाथ परस्यू करते हो, तुमने स्ट्रेंथ पाथ का कोई अटैक करा, तो वहां पे वो अगर रैंक 6 का अटैक होगा, यानी तुम्हारे पास कोई इमोर्टल किलर मूव रैंक 6 का है, तो रैंक 6 का अटैक तुम्हारा इतना नीचे गिर जाएगा कि वो मॉर्टल लेवल पर आ जाएगा, यानी रैंक 5 का बन जाएगा। और रैंक 5 के अटैक से तुम वहाँ क्या ही उखाड़ लोगे, वहाँ पे इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें होती है ना। इसलिए अगर तुम टाइम पाथ के बंदे हो या तुम टाइम पाथ का अटैक कर लेते हो तो तुम्हारा सही है, तब तुम्हारी पावर भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी और वो तुम्हारे डोमेन के टाइप का होगा, तो वहाँ पे तुम आराम से जैसे-तैसे आगे बढ़ सकते हो।
पहली बार वो शॉक देने गया था, इमोरियल ईयर मंकी था और ऊपर से स्पेक्टर सोल ने एक स्टोन लोटस आइलैंड पहले ही कैप्चर कर रखा था। उसी आइलैंड का यूज़ करके उसने लॉर्ड हुआंगशी को मारा था, पर एक्चुअल फाइट नहीं हुई थी। अगर एक्चुअल फाइट होती तो फेंगयुआन मतलब देखो भागना पड़ जाता फेंगयुआन को। अब वो एक और न्यू स्टोन लोटस आइलैंड ढूँढना चाहता था, पर ईयर मंकी मर चुका है, यानी वो मंकी भाई तो अपने जा चुके हैं और उसके किलर मूव जैसे रिवर्स स्लो पोटेंशियल सील और एम्परर यामा रिवर ऑफ टाइम में वीकन हो जाते हैं। फेंगयुआन एनालिसिस मोड में था, कहता है रिवर ऑफ टाइम में सबसे बेस्ट मेथड है टाइम पाथ वाले किलर मूव। हाई फैन का ट्रू इनहर्टेंस मेरे पास है, स्पेक्टर सोल का भी है, पर हाई फैन के पास कोई प्रॉपर ऑफेंसिव रैंक 8 मूव नहीं था। ईयर फ्लो लाइक अ वाटर तो डिफेंसिव है और ईयर गू बनाता है बस। स्पेक्टर सोल के पास ऑफेंसिव टाइम मूव्स बहुत हैं, पर उनके लिए मुझे टाइम पाथ इमोर्टल गू चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। इसलिए फेंगयुआन का प्लान क्लियर था, टाइम पाथ में ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट ले लो, लाइट ऑफ विजडम से कस्टम किलर मूव को डिड्यूस करो, यानी खुद से बनाओ किलर मूव। रिवर ऑफ टाइम में हेवली कोड का सामना तभी कर पाओगे। ये उसकी सोच थी। फेंगयुआन ने सोचते सोचते अपना किलर मूव एग्जीक्यूट करा। इमोर्टल किलर मूव हेवेंस विल डिसेप्शन। ग्रे व्हाइट लाइट उसकी बॉडी से निकलकर ड्रीम रेलम में फैल गई, जैसे इंक वाटर में फैलता है। पूरा ड्रीम रेलम ग्रे व्हाइट डॉट्स में चेंज हो गया। उन डॉट्स से मल्टी कलर्ड आइस निकले, ब्लिंक करते ही हर ब्लिंक में हेवेंसविल को अटैक करता और करीबन टेंस हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स ब्लिंक हुए और फिर धीरे धीरे कम होते गए और फिर धीरे धीरे सारे जितने भी ब्लिंक्स थे सारी आंखें गायब हो गई, सारी ब्लिंक्स भी खत्म हो गए। नेक्स्ट सेकेंड ही इमोर्टल कलर मूव प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रीम रेलम कंडेंस होकर दो ह्यूमन फिगर बन गया, एक परफेक्ट और एक हैंडीकैप्ड था। फेंगयुआन ने अपना इमोर्टल प्राइमेसी को ओपन करा और दोनों बॉडीज को अंदर रख लिया। फिर यूज करा फिक्स इमोर्टल ट्रेवल और कुछ ही सांसों में पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया और भाई यहाँ से भी चुराई मतलब चोरी करके डिसअपेयर हो गया, डिसअपियर। वो दोनों ड्रीम रियलिटी सिनिकर बॉडीज सविनरी मोटर प्राइमेसी में जाकर मिनी ग्रीन हेवन में सेटल हो गई। सविनरी मोटर प्राइमेसी में 5 रीजन और 9 हेवंस थे और मिनी ग्रीन हेवन सबसे कम डेवलप्ड था, इसलिए फेंगयुआन ने उसको ड्रीम रेलम का स्टोरेज बना लिया। शेडो सेक्ट वाले यिंग वुशी, लेडी व्हाइट रैबिट, हाई लाउलान, फेरी म्याओइन, बाइनिविंग सब सब लोग जितने भी लोग थे ना सारे मिनी येलो हेवन में कल्टीवेट कर रहे थे। लांगिया का फाइट इतना हाई लेवल का था कि रैंक 8 से कम तो कोई टिक ही नहीं सकता था, इसलिए उन लोगों का यूज ही नहीं करा। वेरिएंट ह्यूमन भी सुपर फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट थे, जो टूटते ही एक तरीके से सारे के सारे यूजलेस हो जाते और मर जाते। फेंगयुआन को कभी भी शैडो सेट को ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल एशियंट फॉर्मेशन चलवाने की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उनको वॉर में भेजना ही नहीं था। टाइम पाथ क्लोन मिनी नॉर्थन प्लैंस के बिल्कुल नॉर्थ में काम कर रहा था। टाइम पाथ क्लोन मीन्स उसकी जो पुरानी ज़ॉम्बी बॉडी है ना वही। तभी एक टिच से आवाज़ आई। फाइनल मोमेंट मतलब एक एक मोमेंट पे ना मॉर्टल गू लगाते ही गू फॉर्मेशन ना एक्टिवेट हो गई मॉर्टल वाला गू यूज़ करके। ये फॉर्मेशन डज़न्स ऑफ किलोमीटर एरिया कवर करता था। हज़ारों मॉर्टल गू 1 से लेके 5 तक, मोस्टली आइस स्नो पाथ वाले और सेंटर में 2 आइस पाथ इमॉर्टल गू थे, जो फेंगयुआन ने स्नोमैन इमॉर्टल से लूट कर रिफाइन किए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट 3 रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल आइस पाथ क्रिस्टल एसेंस। हर क्रिस्टल एसेंस पूरा माउंटेन साइज का था, आइस ब्लू, और हर जगह छोटे छोटे होल से फ्रीजिंग एयर निकल रही थी। अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये सारी लैंड को आइस स्नो दाउमार्क से ओवरराइड कर दे और बिल्कुल स्नोमैन के रहने लायक हैबिटेट बन जाता इसका यूज़ करके। यही रीज़न था कि फेंगयुआन एक स्नो मॉन्स्टर प्रोडक्शन लाइन बनाना चाहता था। पता मतलब उसका पहला काम देखो यही था, उसे पता भी था ना कि अगर मैं ये सब चीज़ें चुरा लूँगा, एक ऐसी फॉर्मेशन बना दूंगा जिससे ना यहाँ पे एक हैबिटेट बन जाएगा रहने के लिए। पहला क्रिस्टल एसेंस उसको श्यूअर से मैरिज में मिला था और अब स्नोमैन ट्राइब को मार मार के लूट लिया तो सब कुछ मिल ही गया। फेंगयुआन का यहाँ पे क्लोन आता है। फेंगयुआन का क्लोन कहता है 3 क्रिस्टल एसेंस स्नो मॉन्स्टर मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्लोन ने फॉर्मेशन चेक किया, सब परफेक्ट था। अटेनमेंट मेन बॉडी और क्लोन शेयर करते थे। फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर दोनों में सेम था और शैडो सेट के क्लोन में अटेंडमेंट पर्पसली लो रखा जाता था ताकि हेवली कोट उन्हें स्पेक्टर सोल का स्प्लिट सोल ना पहचान ले। पर फेंगयुआन का क्लोन फाइट के लिए नहीं बल्कि लाइट ऑफ विजडम के लिए था, इसलिए फुल अटेंडमेंट एक तरीके से ज़रूरी था। यानी यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताई जा रही है। देखो जो शैडो सेट था यानी जो स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल था उसका जिसके जितने भी अटेंडमेंट थे ना सारे ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन जो उसके स्प्लिट सोल थे जैसे अपनी ये क्या कहते हैं यिंग वुशी है, बो क्विंग हुआ करता था, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क था, इतने सारे लोग उसके स्प्लिट सोल थे ना। तो वो लोग जो थे ना वो कभी भी जितना भी मतलब अटेनमेंट लेवल है ना उनका कभी भी वो पूरे बराबर में नहीं रखते थे। यानी जो अपना स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल है
वो कभी भी अगर वो किसी पाथ में ग्रैंड मास्टर है, तो ऐसा नहीं है कि यिंगुइशी भी उसी पाथ में ग्रैंड मास्टर होगा। वो कभी भी पूरा शेयर नहीं करता था स्पेक्टर सोल, उसने ऐसी चीज़ें कर रखी थी, यानी ये सेटअप कर रखा था। लेकिन जो फेंग युआन है, उसका जो दूसरी बॉडी है, यानी जो उसका क्लोन है, जो कि अपनी ज़ॉम्बी बॉडी वाला है, वो वाली जो बॉडी है ना, वो फुल अटेनमेंट शेयर कर रहा है। यानी फेंग युआन अगर किसी चीज़ में ग्रैंड मास्टर है, तो वो भी उसी चीज़ में ग्रैंड मास्टर होगा। फुल अटेनमेंट शेयर हो रहा था। और फेंगिमान इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसको कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है अंदर ही रहती है, सविनर इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर ही ये बॉडी रहती है, बाहर नहीं जाती। और स्पेक्टर सोल ने वो इसलिए करा था क्योंकि जो स्पेक्टर सोल था भाई, उसकी जो बॉडीज थी वो बाहर रहती थी, उनका काम था चीज़ों को करना, कलेक्ट करना, अपना मिशन कंप्लीट करना, तो लोग उन्हें पहचान ना ले, हेवेली कोर्ट उन्हें पहचान ना ले, इसलिए उस बंदे ने कभी शेयर नहीं करा, है ना। अब आगे देखते हैं। स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन का मेन काम था एनवायरनमेंट को स्लो स्लो आइस स्नो वर्ल्ड में चेंज करना। साइड काम था एरिया मॉनिटर और कंट्रोल करना। फेंगयुआन का जो क्लोन था थोड़ा सा रिग्रेट टोन में कहता है, काश मैं फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर होता, तब नेचुरल दावमार्ग से ही फॉर्मेशन चला लेता, इमोर्टल गो की जरूरत ही नहीं पड़ती। ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल होता तो 2 इमोर्टल गो फ्री हो जाते, पर इमोर्टल गो की कमी फेंगयुआन को वैसे भी नहीं थी। पर नॉर्मल गो इमोर्टल्स के लिए अटेनमेंट ह्यूज एडवांटेज होता है। फॉर्मेशन सेट करने के बाद क्लोन ऊपर उड़ गया, टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, पर इमोर्टल गो से स्पीड हाई थी। कुछ ही देर में क्लोन 100 ली क्रॉस करके नीचे ग्राउंड को एकदम स्टिल्थ मोड में ऑब्जर्व करने लगा, यानी एकदम गायब होके अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या चल रहा है नीचे। जमीन पर ना नीचे एक बड़ा सा मूविंग ग्रुप स्नोमैन का जा रहा था। ये सब मॉर्टल्स या गो मास्टर थे, फेंगयुआन ने नॉर्थन आईसी प्लान से पकड़ कर लाया था। काउंट लगभग कुछ हजारों में था। ट्रेजर वाले हेवन में 1000 स्नोमैन स्लेव्स मिल जाते थे, पर इस बैच की क्वालिटी इंसेन थी क्योंकि यहाँ गो मास्टर का रेशियो बहुत हाई था। मार्केट में ये नॉर्मली वैल्यू अगर देखा जाए, यानी मार्केट वैल्यू और जो फेंगयुआन के पास है, इन दोनों को कंपेयर करें तो भाई मार्केट से कम 10 गुना ज़्यादा फेंगयुआन की वैल्यू वाले थे। अपनी जगह से बहुत दूर आ चुके थे। सविनर इमोर्टल प्राइमेसी में दर-दर भटक रहे थे। एक्सट्रीमली एकदम भाई थके, एकदम बेकार सी हालत थी। इन सब इन सब पे आस-पास अपने बात कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। फेंगयुआन ने इमोर्टल बैटलफील्ड में स्नोमैन और रॉकमैन इमोर्टल्स को मारा था। ये सिर्फ कुछ नहीं जानते थे। स्नोमैन को पकड़ते वक़्त उसने खुद को स्नोमैन को इमोर्टल बना लिया था। किससे? इमोर्टल क्लोन फेमिलियर फेस से, और इसने यहाँ पे दोबारा से यूज़ करा। टाइम पाथ क्लोन ने शेप चेंज करके बिंग ज़ूओ का रूप ले लिया। स्काई से उतर आया। गू वॉर्म्स ऊपर एकदम ब्लिज़ार्ड क्रिएट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, एक मतलब बिंग ज़ूओ ही आ रहा है, क्योंकि वो आइस पाथ का बंदा था ना इसलिए। स्नोमैन शॉक में आ गए। वो कहते हैं हमारे ट्राइब के इमॉर्टल आ गए। जितने भी थे यहाँ पे हज़ारों लोग सीधा एकदम झुक गए। तीसरे बंदे ने बोला, अरे वेलकम करते हैं लॉर्ड बिंगज़ू, आप आ गए। सब तुरंत ही घुटनों के बल आके रिस्पेक्ट देने लग गए थे। जो क्लोन था अपना फेंगयुआन, वो क्लोन टोन में एकदम शांत टोन में कहता है, क्लोन वाला बंदा, दुनिया chaos में है, पर हम यहाँ पैराडाइज़ में हैं। आगे 3 माउंटेन्स इमॉर्टल फॉग से प्रोटेक्टेड हैं। स्नो रेस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, आप सब हमारी प्रोटेक्शन में हो। यानी ये यहाँ पे एक तरीके से झूठी दिलासा दे रहे हैं सबको कि बाहर ना सब कुछ खत्म हो चुका है, बाहर दुनिया एंड हो रही है, 2012 की मूवी चल रही है। तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से इस खतरनाक पैराडाइज़ के अंदर हो। जैसे उन अमीर लोगों ने शिप बना ली थी ना, वैसे टाइप का कुछ। उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, पर सबको क्रिस्टल क्लियर सुनाई दी थी। एक वाइंड गस्ट आई, ब्लिज़र्ड रुक गया। स्नोमैन ने ऊपर देखा, स्काई एम्प्टी था, बिंगज़ू वहाँ से गायब हो गया। सब एकदम शॉक में थे, फिर एक्साइटमेंट में आ गए और वर्ड्स रिपीट करने लग गए। ट्राइब लीडर जो यहाँ पे था वो कहता है, इमॉर्टल बिंगज़ू ने ही तो हमारे मतलब हमें यहाँ पे गाइड करा है, वो यहाँ पे हमें लाए हैं। अब फिर आके बोल दिया कि आगे 3 माउंटेन्स में हम सेफ रह सकते हैं, यानी आगे जाके हमारे रहने के लिए जगह है। एल्डर्स ने डिस्कस करा, सब एग्री भी हो गए कि हाँ चलो आगे चलते हैं। इस बार स्पीड पहले से ज़्यादा फास्ट थी। बच्चे बूढ़े सब एकदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि घर आने वाला था उनका। मतलब एक घर नहीं, अभी घर बना नहीं है वो, लेकिन घर बन ही जाएगा आगे जाके। स्नो मॉन्स्टर बनाने के लिए फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। 3 क्रिस्टल एसेंस खुद ही इफेक्ट कर देती है। पर क्लोन ने पूरा स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन इसलिए बनाया था कि ये जो स्नोमैन है प्रॉपर्ली सेटल हो जाए, उनको ऐसा ना लगे कि ये कहीं और रहने आए, एकदम ऐसा ही लगे कि अपना ही घर है। क्लोन सोचते हुए यहाँ पे कहता है, स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन से स्नोमैन और स्नो मॉन्स्टर एक जगह रहकर डेवलप करेंगे, पर पूरा आइसोलेट नहीं कर सकता। थोड़ा सा इंटरेक्शन तो बना रहेगा ना, और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए ताकि आपस में वो लोग भिड़ते रहें। अरे वो वाली लाइन नहीं हो जाती कि मतलब, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल ये लाइन है कि कहते हैं लोग कि या तुम लोग अगर किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है, यानी जो मेन काम से किसी को तुम्हें दूर रखना है, तो तुम्हें उसे एक गेम दे देना है ताकि लोग उसमें भिड़े रहें। वो होता नहीं था जैसे रोम के टाइम पे, जो रोम था तो रोम में लोग अपनी फाइट-वाइट करते थे, तो लोगों का एंटरटेनमेंट होता था, वहाँ पे लोग देखते थे, तो जो मेन मुद्दों से भटक जाते थे। मेन मुद्दों पे ध्यान नहीं देते थे और एंटरटेनमेंट पे ध्यान देते थे। तो वही फेंगयुआन यहाँ पे कह रहा है कि इन लोगों का मैं एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करवाता रहूँगा ताकि ये आपस में लड़ते रहें। स्नो मॉन्स्टर और स्नो
मैन, ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये लोग अपने में बिज़ी रहेंगे और कभी सोचेंगे नहीं आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? इसलिए। आइस क्रिस्टल एसेंस का फ्रॉस्ट एनर्जी आइस स्नो दावमार्क एनवायरनमेंट में कर्व करती थी। पर सवीना रिमोटर प्राइमेसी के टोटल दावमार्क नहीं बढ़ते, बस एक परफेक्ट हैबिटेट मिल जाता। यानी ये क्या करते हैं, जो आइस क्रिस्टल एसेंस है ना, ये क्या करता है, ये ना दावमार्क को बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ़ हैबिटेट में दावमार्क को बढ़ाता है। ये जो दावमार्क होते हैं, एक तरीके से वैसे दावमार्क है जो कि पूरी बॉडी पे असर नहीं करते हैं। जो फेंगयुआन की असली बॉडी है, सवीना रिमोटर बॉडी, उसके ऊपर असर नहीं करते, उसके दावमार्क नहीं बढ़ाते। सिर्फ़ हैबिटेट के दावमार्क बढ़ाते हैं, यानी कम्फर्ट देते हैं बस, और कुछ नहीं। क्रिस्टल एसेंस फ्यूचर में खत्म होंगे, पर अभी बहुत टाइम था, अभी टेंशन कोई नहीं थी। स्नोमैन को सेट करने के बाद क्लोन मिनी साउथर्न बॉर्डर गया रॉकमैन को सेटल करने। मिनी साउथर्न बॉर्डर अर्थ-पात के दावमार्क में बहुत ज़्यादा रिच था। रॉकमैन के लिए परफेक्ट था। मेथड ऑलमोस्ट सेम थे। डिस्गाइज़ करो, अपना आप मतलब अपने आप को इंट्रोडक्शन दो और फिर सेटल करो और भागो। वही वाला सीन था जैसे बिंगज़ुओ का रूप लिया ना, सेम यहाँ पे भी वही लाइन चेप के आ गया। इस सब के बीच मेन बॉडी फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर के एक दूसरे कॉर्नर में थी, यानी मेन बॉडी में देखते हैं। ये था प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच, एक मैसिव पिच डार्क गॉर्च, डे टाइम में भी पूरा ब्लैक दिखता था। नीचे डार्क पाथ के दाव बीस्ट थे, जिसे कहा जाता था शैडो मॉन्स्टर। फेंगयुआन ऑब्जर्व करते हुए कहता है, यहाँ मैंने ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल सीखा था और यहीं प्योर ड्रीम रियलिटी बॉडीज एक्सप्लोर करके एक तरीके से परस्यूअर्स को रोका था। हाँ, यानी जो उसका पीछे करने वाले लोग थे उनको रोका था। उसकी आँखें थोड़ी-सी छोटी हो गईं। फेंगयुआन ने कहा, अब ये बाहर आ चुका है, अपनी बॉडी से बाहर आ चुका है। सवीना रिमोटल बॉडी के बाहर है फेंगयुआन, और ये ओरिजिनल बॉडी है फेंगयुआन की। आगे देखते हैं। आगे फेंगयुआन कहता है, साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ ने यहाँ एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बना दिया, और वीक भी नहीं है फॉर्मेशन। तब स्काई में क्लाउड्स के अंदर से एक हिडन इमॉर्टल की आवाज़ आई। अब यहाँ पे एसबी इमॉर्ट मतलब एक इमॉर्टल था, वो कहता है, कौन हो तुम? याद रखो ये राइटियस पाथ का इमॉर्टल एरिया है। ये एक तरीके से अनऑथराइज्ड लोन इमॉर्टल को तुरंत ही जाना चाहिए, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाते, यानी तुम यहाँ पे परमिटेड नहीं हो आने के लिए, फिर भी तुम यहाँ पे आ गए हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो रिग्रेट तुम ही करोगे। फेंगयुआन हल्का सा हँसा। फेंगयुआन कहता है, ओह! मैं तो देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे रिग्रेट करवाते हो। और तभी बूम आवाज़ आई। फेंगयुआन ने डायरेक्टली ब्रूट फोर्स से अटैक करा और इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़ने का अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया। बूम बूम आवाज़ आ रही थी। रंग-बिरंगे बीस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, ब्लास्ट ना स्काई में फट रहे थे जैसे फायरवर्क्स होते हैं। फेंगयुआन चिल मोड में हर टाइप का किलर मूव यूज़ कर रहा था। मेटल हो, वुड हो, वाटर हो, फायर हो, अर्थ हो, विज़डम हो, स्ट्रेंथ हो, सोल हो, पॉइज़न हो, स्टार हो, रिफाइनमेंट हो, सारे के सारे आराम से यूज़ कर रहा था। ईज़ी मोड में फाइट कर रहा था। इतने हेवी अटैक्स के बाद फाइनली इमॉर्टल फॉर्मेशन असली शेप दिख गया उसका। एक सुपर स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट वाली फोर्ट जैसा शील्ड था उसके ऊपर। फोर्ट जैसा यानी किले जैसा। जिसमें फेंगयुआन का कोई अटैक घुस नहीं रहा था, वो ऊपर-ऊपर से ही सारे अटैक लग रहे थे। अब देखते हैं, वो जो इमॉर्टल था ना, जो हिडन वाली जगह में था, अब वो इमॉर्टल आता है जिसका नाम था यांग शानमू। हँसी मारते हुए कहता है, "हा, हा, हा, ये जो फ्लैशी स्नो लाइट दिख रही है ना, स्नो या व्हाइट लाइट दिख रही है, कुछ नहीं होगा, पावर लो है, हमारी फॉर्मेशन को स्क्रैच भी नहीं आएगा, तुम्हारी पावर अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम।" अब फेंगयुआन क्या होता है भाई, ईगो पे ले लिया फेंगयुआन ने। फेंगयुआन भाई एम्परर यामा फॉर्म में था, इसलिए एसबी के गो इमॉर्टल पहचान ही नहीं पा रहे थे कि फेंगयुआन है क्या। यहाँ पे चीकुई सीरियस टोन में कहता है, नो, ये बंदा फॉर्मेशन को समझने के लिए सारे मूव टेस्ट कर रहा था। ये कोई रैंडम अटैक नहीं थे, उसने हर पाथ का अटैक करे हैं, वो बहुत तेज है। ये फॉर्मेशन ची क्लैन का सेटअप था। चीकुई गार्डियन था और उसकी बात सब मान रहे थे, और चीकुई समझ भी गया था फेंगयुआन कर क्या रहा है। यांग मुसान इरिटेटेड हो गया, वो कहता, ओह, तो फिर हम बस डिफेंस मोड में ही बैठे रहे क्या, अटैक नहीं करें क्या इसके ऊपर? चीक्यू कहता है, फॉर्मेशन का अपना ऑफेंसिव ट्रिगर है। जब तक फॉर्मेशन डैमेज थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा, हमको कुछ मैन्युअली ट्रिगर करने का ऑप्शन नहीं है, और रीज़न तुम सब जानते हो। यानी भाई कहना चाह रहा था कि अगर हमारी जो फॉर्मेशन है उसकी एचपी 100 है, तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। जब तक हमारे फॉर्मेशन की एचपी 95 यानी 95 नहीं हो जाती, तब तक ये जो फॉर्मेशन है ऑटोमैटिक ऑफेंसिव मोड में नहीं आएगा, यानी अटैक नहीं करेगा। तो अगर फेंगयुआन अटैक कर रहा है तो उसे करने दो। जैसे ही 95 एचपी होगी, वैसे ही अपने आप ही फॉर्मेशन इसको अटैक करने लग जाएगी। सब इमोर्टल चुप हो गए थे, क्योंकि ये उनको याद आ गया था कि फेंगयुआन ने कभी वुयीहे बन के उनकी फॉर्मेशन कंट्रोल कर ली थी। तब से ची क्लैन ने सिस्टम ही बदल दिया था। अब आउटसाइडर कंट्रोल अलाउड नहीं था, यानी किसी भी आउटसाइडर को कंट्रोल नहीं देते थे। यांग सानमू फिर से साइड ग्लांस मार के विज़डम पाथ वाले शिया फैन को देखा। शिया फैन कहता है, उस बंदे का विज़डम पाथ डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, और अगेन रिड्यूस ही नहीं हो रहा, कौन है ये बंदा? तब तक इम्पॉसिबल है जब तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, तो पता करो ये है कौन? और ये लोग पता ही नहीं कर पा रहे कि सामने है कौन, क्योंकि फेंगयुआन एम्परर यामा फॉर्म में था।
ये सुनते ही यांग शानमू का मूड डाउन हो गया, लेकिन एक तरीके से प्रोवोकेशन चालू था। यांग शानमू एकदम टॉन्ट मारते हुए कहता है, "अरे ओ हीरो, इतनी हल्की अटैक क्यों कर रहा है भाई? खुजली करवा रहा है क्या मेरी फॉर्मेशन को? थोड़ा तेज अटैक कर, इससे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा।" फेंग युआन ने साइड आई भी नहीं दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को स्कैन करता रहा और छोटे-मोटे अटैक करता रहा। इतने छोटे अटैक कर रहा है ना फेंग युआन, जैसे सुई से भी नहीं, ऐसा मान लो बस तीली से छू रहा हो बस फॉर्मेशन को और कुछ नहीं। कोई एचपी उसकी कम नहीं हो रही थी ना, इसलिए बस ऐसे ही कर रहा था आराम-आराम से, ताकि फॉर्मेशन की चीज़ें पता चल जाएँ। क्योंकि अगर फेंग युआन ने ज़्यादा तेज़ अटैक करा तो एचपी कम हो जाएगी और जैसे ही एचपी कम हुई तो भाई फॉर्मेशन अटैक करने लग जाएगा फेंग युआन के ऊपर। फेंग युआन अंदर से सोचते हुए कहता है, "ये फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सॉलिड है।" यांग शानमू प्रोवोक करता हुआ कहता है, लेकिन जितना भी इसका प्रोवोकेशन था सब यूज़लेस था। फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर आ चुकी थी। यांग शानमू कहता है, "हम सब रैंक 7 हैं, ऊपर से ये इमॉर्टल फॉर्मेशन है और ये बंदा सोलो आया है हमसे भिड़ने के लिए। अगर हम यहाँ चुप बैठे रहे तो राइटियस पाथ की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। कौन इसको जाके मारेगा और अच्छा क्रेडिट मिलेगा जो मेरे साथ चलेगा, बताओ कौन है?" लेकिन लेकिन ना यहाँ पे ऑब्वियसली कोई नहीं हाथ हिलाया, किसी ने कोई गया ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रैंक 7 सोलो ऐसा रिस्क क्यों लेगा? सबको डाउट था कि ये जो बंदा है ये कोई एम्बुश हो सकता है या तो कोई इसके पीछे बंदे छुपे हो सकते हैं, तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। देखो इमॉर्टल लोग हैं यार, समझदार तो होंगे ही। यांग शानमू सबसे ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। अगर वो यहाँ डिफेंसिव बैटल एक तरीके से बैटल में रहता और ऐसे ही बैठा रहता तो पूरा ब्लेम उसकी रेपुटेशन पे एकदम चिपक जाएगा और वो ऑलरेडी अर्थ ट्रेंच रिसोर्स मिस कर रहा था। ड्रीम रेलम गार्ड करना उसको वैसे ही पसंद नहीं था। फाइनली उसने डिसीजन ले लिया। यांग शानमू कहता है अपने दाँतों को दबाते हुए, "ये बंदा सस्पिशियस है। मैं राइटियस पाथ मेंबर हूँ।" उसका कहना ये था कि मैं राइटियस पाथ मेंबर हूँ, इसे छोड़ नहीं सकता। तुम सब फॉर्मेशन को गार्ड करो, मैं जाके इससे लड़ता हूँ। बाकी कोई मॉडल के मिक्स रिएक्शन थे। किसी ने बोला केयरफुल रहना भाई, किसी ने ताली बजाई और किसी ने बोला हम फॉर्मेशन देख लेंगे, जाओ तुम लड़ो जाके। यांग शानमू अंदर से तो हंस रहा था बट बाहर से ना फुल राइटियस हीरो वाली एटीट्यूड दिखाया और दो चार डायलॉग मार के सीधा रेपुटेशन पॉलिश करी और फॉर्मेशन से बाहर निकल कर डायरेक्टली फेंग युआन से भिड़ गया। फेंग युआन ने उसे देखते ही थोड़ा सा सरप्राइज फील किया, उसकी साइकोलॉजी तुरंत ही समझ गया। फेंग युआन कहता सोल एक्सप्लोजन एक पॉइंट किया और इमोर्टल कल मूव सीधा यांग शानमू के ऊपर लगा। कुछ ही राउंड्स फाइट हुई, यांग शानमू का फेस एकदम पैनिक मोड में आ गया। यांग शानमू सोच में कहता है, ये डेफिनेटली सोल पाथ का एक्सपर्ट है, सिंपल मूव लेकिन डैमेज इंसेन है। डिफेंस भी नेक्स्ट लेवल इस बंदे का, ये लड़का छोड़ेगा नहीं। मुझे पहले निकलना चाहिए यहाँ से, वरना बुरा हाल मेरा ही हो जाएगा। बैकग्राउंड भी समझ लिया था, बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, ऐसा मतलब ऐसा सोच रहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा लोगों को जाकर कि ये बंदा कैसा है, ये कैसा खतरनाक है, मैं इससे क्यों नहीं लड़ पाया, यानी बाद में एक्सक्यूज़ दे देगा। लेकिन फेंग युआन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जब उसने देखा कि यांग शानमू रिट्रीट करना चाहता है, फेंग युआन ने तुरंत ही यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट कर दिया। एक ही ब्लिंक में यांग शानमू का विज़न डार्क हो गया, वो सीधा बैटलफील्ड के अंदर लॉक हो गया। यांग शानमू शॉक में कहता है, क्या इमॉर्टल बैटलफील्ड इतनी फास्ट एक्टिवेट कैसे हो गई? ऐसी बैटलफील्ड दुनिया में होती कैसे है? वो तो बहुत शॉक में था। फिर भी उसने खुद को शांत करा और कोशिश करा शांत होने की। फिर अंदर से अपने आप में सोचते हुए कहा, "यार पैनिक मत कर, पैनिक मत कर। जल्दी बनाई गई बैटलफ़ील्ड हमेशा दिक्कत वाली होती है, यानी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ये कभी स परफेक्ट नहीं होती। शायद थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए और मेरी साइड वाली इमॉर्टल तो देख ही रहे होंगे ना, श्योरली वो मुझे निकाल ही लेंगे यहाँ से।" फेंग युआन ने 3 यामा चाइल्ड भेज दिए। यांग शानमू का मतलब जो था ना भाई, हार्ट तो एकदम स्किप कर गया। वो फाइट करते हुए रिट्रीट कर रहा था, टाइम बाय कर रहा था ताकि बाहर के लोग उसकी हेल्प कर दें। तभी फेंग युआन यूज़ करता है ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड का। एक इनविजिबल ग्रैब जैसी फोर्स उसे लगी। यांग शानमू का पूरा बॉडी शेक हुआ, आंखें ऑलमोस्ट बाहर से आ गई। यांग शानमू कहता है, मेरा इमॉर्टल को?" यांग शानमू ने भाई अपने इमॉर्टल को खो दिया था। फेंग युआन ने उसका कोर इमॉर्टल को एकदम क्लीनली एकदम चुरा लिया था, एकदम फास्ट, एकदम इतना क्लीन तरीके से चुराया उसे पता भी नहीं चला। सीधा इमॉर्टल प्राइमेसी में एकदम अपने रख लिया। यांग शानमू ने एकदम भाई ब्लड वॉमिट कर दिया, क्योंकि उसका एकदम मेन मूव था ना, किलर मूव का बैकलैश उसकी हालत खराब कर दिया, क्योंकि जिस इमॉर्टल गो से वो मूवमेंट किलर मूव चला रहा था वही गायब हो गया था। अब यहाँ पे जो फेंग युआन था हंसते हुए कहता है, "लगता है मेरी लक तुमसे बेटर है। फेंग जीजे का कोर इमॉर्टल को नहीं चुरा पाया तो क्या हुआ, पर तुम तो बहुत ज्यादा इजी टारगेट हो।" यांग शानमू शॉक्ड हो गया, वो कहता है, "क्या फेंग जीजे, तुम कौन हो?" फेंग युआन अगेन कहता है, "ग्रेट थीव घोस्ट हैंड।" सेकंड स्टील होता है, सेकंड बैकलैश लगता है। यांग शानमू भाई एकदम मुंह से एकदम खून ही थूक देता है और डायरेक्टली वहीं पे खून थूकते थूकते ही बंदा खत्म हो गया। ग्रेट थीव घोस्ट हैंड ने लिटरली बंदे को एकदम खत्म ही करवा दिया था। वैसे तो बैकलैश तक खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रेट थीव मतलब उसकी वजह से ही तो हुआ ना, ग्रेट थीव घोस्ट हैंड की वजह से ही तो बैकलैश लगा, तो इनडायरेक्टली इसी की वजह से खत्म हो गया। फेंग युआन ने उसकी कॉर्प्स को देखा और 1 सेकंड के लिए थोड़ा-सा रुक गया। फेंग युआन शांत होते हुए कहता है, "हैं?
सच में मर गया क्या? लगता है यांग शानमो की किस्मत ही इतनी बुरी थी। एक ही फाइट में 2 बार उसके कोर इमॉर्टल को स्टील हो गए। उसकी वजह से इतना खतरनाक बैकलैश लगा कि 50% हेल्थ तब चली गई और दोबारा से 50% और चली गई। तो 100% हेल्थ जाने के बाद बंदा खत्म हो गया। उसने लाइटली हेड शेक किया। ये सब प्योर लक का एक तरीके से रिजल्ट था। फेंग जीजे जैसा दाओ गार्डियन तो उसके बराबर लक वाला, मतलब उसके बराबर ही नहीं, फेंग युआन के बराबर वाला था। इसलिए उसे वो कुछ नहीं कर पाया फेंग युआन। लेकिन यांग शानमू एक नॉर्मल बंदा था, इसलिए ग्रेट थीफ घोस्ट ने सीधा उसका गेम ओवर ही कर दिया। फेंगयुआन के माइंड में एक क्लियर रियलाइजेशन हिट हुआ। लक पाथ प्लस थेफ्ट पाथ का कॉम्बो ओवर पावर्ड लेवल की चीज है। दोनों इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट थे, पर दोनों वनरेबल से ही आए थे। हिस्ट्री में रेयर कॉम्बो रहे थे। अब आगे देखते हैं। फॉर्मेशन के अंदर साउथर्न बटर रिमोटस तो पैनिक मोड में आ गए। यांग शानमू बैटलफील्ड में फंस गया था। इसको देखकर जो बाहर लोग थे वो टेंशन में आ गए थे। चीकू एकदम चिल्लाते हुए एकदम जल्दी जल्दी कहता है, शिया फैन जल्दी जल्दी बैटलफील्ड को रिड्यूस किया कि नहीं, बताओ वो अंदर ठीक है कि नहीं। शिया फैन डीप थिंकिंग में था, बाकी कुछ मतलब सुन ही नहीं रहा था। बाकी इमोर्टल कंफ्यूजन में थे। एक बंदा कहता है यहाँ पे, ये बैटलफील्ड इतनी फास्ट कैसे बन गया यार, एक ही सेकंड में एक ब्लिंक में बैटलफील्ड बन गया। दूसरा कहता है, इसलिए ये अकेला मतलब आया था सबको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया इस बंदे के अंदर, ये एनिमी इतना खतरनाक है ना, तभी तो अकेले आया। तीसरा कहता है, अरे सब कुछ डिपेंड करता है लॉर्ड शियाफेन पे, वो तो अंदर ही है ना, आगे देखते हैं। शियाफेन ने उनके कमांड सुनकर आंखें खोल ली थी। शियाफेन अंदर से कहता है, इसको लगता है बैटलफील्ड टॉफी की तरह ब्रेक हो जाती है क्या, ये चोमू समझता है क्या। वो लिटरली स्ट्रेस में था, क्योंकि उसको ये करने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ना, जल्दी कर नहीं पा रहा था डिड्यूस। तभी शिया फैन अपने माइंड में कहता है, ओह यांग शानमू, बस थोड़ा टाइम और टिक जा, वरना जो मेरी रेपुटेशन है वो तो जाएगी जाएगी और मेरी और दिक्कतें जाएंगी। पर जितना टाइम पास हो रहा था प्रेशर और डबल होता जा रहा था। विजडम पाथ यहाँ सिर्फ एक बंदा था, मतलब अपना शिया फैन वही था। अगर वो फेल हुआ तो ब्लेम पूरा उसके ऊपर ही आता, और फेंगजुआन का यामा बैटलफील्ड फेरीजीवी जैसे टॉप विजडम पाथ एक्सपर्ट रिड्यूस कर सकते थे। शिया फैन बिल्कुल उस लेवल का नहीं था। थोड़े टाइम बाद शिया फैन एक भाई पसीने पसीने में हो गया। शिया फैन कहता नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, ये बैटलफील्ड का बेस बहुत ही ज़्यादा डीप है और डेंजरस ओरिजिन का लग रहा है, ये मेरे से नहीं होगा। अंदर सब एक तरीके से मतलब आपस में बात कर रहे थे। शिया फैन फाइनली एक तरीके से एक्सप्लोड हो गया। शिया फैन कहता है, 1 मिनट सब चुप हो जाओगे कि नहीं, मैंने बोला है मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन इतना भी मत चिल्लाओ, कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सब शांत हो गए। चीक्यू ने सपोर्ट दिखाया। चीक्यू कहता है, हाँ चुप रहो यार, चुप रहो, लॉर्ड शिया फैन हम सबको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये बोलकर चीकू ने एक्चुअली शिया फैन के मतलब एक तरीके से कॉर्नर में पुश कर दिया। शिया फैन ने उसको डार्क ग्लेयर दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसका विजडम पाथ ब्रेन ऑन हुआ, फिर स्माइल करी। शिया फैन कहता है, रिलैक्स एवरीवन, तुम सब भूल गए कि यांग शानमू की स्ट्रॉन्गेस्ट चीज इन्वेस्टिगेट स्किल थी। अगर वो फाइट के लिए बाहर गया, मतलब एक अब यहाँ से बाहर गया है, मतलब उसने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की होगी, और हमसे कुछ मतलब छुपाएगा तो है नहीं, हमें पता चल जाएगा, तो टेंशन मत लो, वो सब संभाल लेगा। यानी ये लोग रिलाई कर रहे थे यांग शानमू पे, जो कि अंदर जाके मर चुका है। 1 मिनट यार, उसका वो अंदर जाके मर गया, और ये लोग कह रहे हैं कि उसके पास इन्वेस्टिगेट किलर मूव है जो कि कोर वाले हैं। तो फेंगयुआन ने एक उसका मूवमेंट वाला गु चुरा लिया कोर वाला, और शायद एक इन्वेस्टिगेट वाला भी चुरा लिया होगा। फेंगयुआन के पास इन्वेस्टिगेशन वाले गु बहुत कम है ना, इसलिए। आगे देखते हैं। शिया फैन और यांग शानवू एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एनिमीज थे, लेकिन अब शिया फैन ने डेलिबरेटली यांग शानवू को हीरो जैसा दिखाकर सबका फोकस डाइवर्ट कर दिया था, ताकि लोग उस पे फोकस करें। सब एकदम शॉक थे। फिर रियलाइज करा। एक बंदा कहता, अगर ऐसा है तो यांग शानवू सिर्फ क्रेडिट लेने गया था। दूसरा कहता, इस टाइम जब हर जगह इमॉर्टल गू और मटेरियल निकल रहे हैं, कौन यहाँ अटका रहना चाहता है, सब जाना चाहते हैं। तीसरा कहता है, वो एक चांस में स्केप करके ट्रांसफर लेना चाहता होगा, तभी तो देखो वो यहाँ से भाग गया। सबके चेहरे बदलने लग गए थे, पहले लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब थोड़ा-सा खिलाफ हो रहे थे। सबने मिलकर एग्री करना स्टार्ट कर दिया, शिया फैन सही बोल रहा है, शिया फैन सही बोल रहा है। यानी लोग अब शिया फैन की साइड आ गए थे और नफरत करने लग गए थे यांग शानवू को। न नफरत नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट हो गए थे। मीन्स उनका यही था कि वो बंदा बाहर चला गया, फेंगयुआन से लड़ने के नाम पर वो बाहर चला गया और जाके अपना वो लूटेगा-वूटेगा, सब कुछ करेगा, और हम देखो यहाँ पे फँसे हुए हैं। हमारा काम गार्ड करने का है, हम यहाँ पे अटके हुए हैं। अब सीन में आगे देखते हैं कि मॉर्टल यहाँ पे कहता है, लॉर्ड शियाफेन बिल्कुल सही कह रहा है, यांग शानवू की इन्वेस्टिगेशन पूरी साउथर्न बॉर्डर में फेमस है। दूसरा इमॉर्टल कहता है, हाँ ब्लैक हेवन ट्रबलेशन का केस याद है ना तुम्हें, उसने प्रेडिक्ट किया था कि यांग क्लैन को 3 माउंटेन स्टार मटेरियल दिलवाए थे, उनको वहीं से मिले थे, इसने मदद करी थी शिया फैन ने, तो ज़रूर कर लेंगे। तीसरा इमॉर्टल कहता है,
और नियान वांग हुआई जैसे डेमोनिक इमॉर्टल को भी तो पकड़ लिया था प्रेडिक्ट करके इसने। चौथा इमॉर्टल कहता है इस बार भी वो कॉन्फिडेंट है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, बस बाद में उसको चेक करना होगा। फेंगयुआन वाली गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। नाम यहाँ पे फेंगयुआन सुनते ही सब राइटर्स इमॉर्टल गुस्से से भर गए, क्योंकि अब देखो उन्हें ये नहीं पता सामने कौन है, उन्हें लग रहा है कि कोई अननोन बंदा है। हम जानते हैं कि सामने फेंगयुआन है, और इन लोगों ने फेंगयुआन का नाम क्यों लिया? अब हम जानते हैं फेंगयुआन ने साउथर्न बॉर्डर के अंदर कितना बड़ा मतलब तहलका मचाया था, तो वही सीन था। सारे इमॉर्टल जितने भी थे फेंगयुआन का नाम सुनते ही हिल गए। पांचवा इमॉर्टल यहाँ पे कहता है वो डेमोनिक चूहा, एक दिन उसका एंड जरूर होगा। दूसरा इमॉर्टल कहता है डेमोनिक कभी राइटियस को हरा ही नहीं सकता, स्पेक्टर सोल का क्या हुआ याद है ना? एक और बंदा यहाँ पे इमॉर्टल कहता है काश मैं भी इस फाइट में होता, उसे खुद मार देता मैं तो। यहाँ पे चीकुई चुपचाप एकदम सब देख रहा था। शियाफेन को देखा, वो आंखें बंद करके डिडक्शन कर रहा था। चीकुई अंदर से कहता है एज एक्सपेक्टेड विजडम पाथ का इमॉर्टल है, शियाफेन अपना काम कर रहा है, वो एकदम आंखें बंद करके डिडक्शन चालू करके रखा है। सीन में देखते हैं शियाफेन ने स्मार्टली सबको मैनिपुलेट किया था, सब यांग शानफू को प्रेस करने लगे थे, वरना ब्लेम सब पर आता। यानी अब ना दोनों पर जा रहा था। पहले तो ऐसा होता यांग शानमू के अगेंस्ट हो गए कि अरे वो तो मतलब अपने बेनिफिट के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से मैनिपुलेट करा, तो यहाँ पे ये सीन हो रहा है ना कि यांग शानमू के अब ना ऐसे जा रहा है। देखो ये जो शियाफेन था ना, वो चाहता बस इतना था कि सारा प्रेशर ना उसके ऊपर ना आए, लोग उसको ही गालियां ना दें एंड में जाके, कुछ गालियाँ यांग शानमू को भी पड़े, तो बस वो ये चाहता था। तो अभी देखो दोनों को प्रेस करा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं एंड में क्या होगा, सब इनको ही गालियाँ देंगे, क्योंकि अब बराबर गालियाँ बढ़ जाएंगी इन दोनों के लिए। हम जानते हैं ना क्या होगा, वही सीन था यहाँ पे। लेकिन अंदर से वो इरिटेटेड था, ये बैटलफील्ड में अकेला तोड़ ही नहीं सकता, हेल्प लेनी पड़ेगी, पर पहले कुछ क्रेडिट कमा लेता हूँ, ये उसके मन में थॉट चल रहे थे। तभी यामा बैटलफील्ड गायब हो गई, फेंगयुआन वापस आ गया, यांग शानमू यहाँ पे गायब था। इमॉर्टल शॉक हो गए। एक बंदा कहता है ये क्या, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? उन्होंने फील किया कि बैटलफील्ड में टाइम डिफरेंस नहीं था, मतलब फेंगयुआन ने सच में ओवर पावर कर दिया उसको। फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है डिस्गाइज का प्लान कैंसिल, साउथर्न मर्डर की आइडेंटिटी चेक काफी स्ट्रांग है, अब सिर्फ ब्रूफ मतलब एक तरीके से ब्रूट फोर्स ही एक रास्ता है। वो एम्परर यामा हटाकर एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट करता है। फिर इमॉर्टल कैलमू मैरिड ड्रैगन एक्टिवेट करता है, और हर जगह पर भाई एकदम जैसे ड्रैगन का सी एकदम टूट पड़ता है सामने। इमॉर्टल एकदम चौंक जाते हैं, बंदे कहते हैं अरे ये तो फेंगयुआन ही, अरे ये तो वही है। दूसरा कहता है अरे हेवेंस, अरे ओ नहीं, ओ हेवेंस, ये तो वापस आ गया। एक और बंदा कहता है कितना डेयरिंग है, साउथर्न मर्डर में वापस आ गया, क्या समझता है अपने आप को? अब सबकी जो चुप्पी थी अब शांत हो गए थे सारे, तो अब देख के हिल गए थे ना भाई, अब क्या बोलेंगे। पहले तो गालियां दे रहे थे कि फेंगयुआन को कि नहीं उसे तो मैं बताता, मैं ही लड़ लूंगा, मैं ही मार दूंगा, लेकिन अब जब सामने आया तो लोगों की बोलती बंद हो गई। फेंगयुआन को पहले हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, पर अब साउथर्न बॉर्डर के राइटियस इमॉर्टल के सामने उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसका सामने जाना उनके लिए एक शॉक लेवल का मतलब तरीके से, मतलब फेंगयुआन सामने आ गया और सामने आ जाना तो मतलब शॉक लेवल की चीज थी। पर पास्ट में फेंगयुआन हुई ये बनकर ड्रीम रेलम बैटल में मैसिव बेनिफिट ले गया था, शेडो सेट का लीडर बन गया था, और फिर पूरे साउथर्न बॉर्डर में बचकर निकल भी गया था। हेवली कोर्ट भी उसे पकड़ नहीं पाया था। फिर कुछ महीने पहले फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर में दिखाई दिया था, और हुओ क्लैन प्लस शांग क्लैन के दो इमॉर्टल को मार दिया था। ताई में शन भी बच गया था, सिर्फ पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल की जो इनहेरिटेंस लेने वाला जो इनहेरिटर था ना उसकी वजह से। अरे क्या नाम था उसका, लू वाई जो भी था, वो बंदे की वजह, ल्यू वाई जो भी था यार, उसके उस बंदे की वजह से बच गया था। बाद में हेवेली कोर्ट में थंडर घोस्ट मोनार्क भेजा, मतलब हेवेली कोर्ट ने भेजा था उसे। फिर फाइट का रिजल्ट क्या हुआ सब जानते हैं। फेंगयुआन ने उसके जो 3 बोन्स थे उनको लेकर भाई ट्रेजर वाले हेवन में सीन एकदम डाल दिया वहां पे कि देखो मैं बेच रहा हूँ इसको, और ये हेवेली कोर्ट की बंदी है थंडर घोस्ट मोनार्क, तो भाई उसकी तो बेइज्जती कर दी। पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया, सबने मान लिया कि भाई फेंगयुआन रैंक 7 होके भी रैंक 8 मॉन्स्टर जैसा है। ऊपर से वो रिबॉर्न अदरवर्ल्डली डीमन है, और मॉर्टल्स को भी नहीं छोड़ता, सब उसे हेट करते थे। अब जब ये बंदा सामने आ गया, राइटर्स इमॉर्टल नेचुरली पैनिक तो आई गए। यहाँ पे शियाफेन सैड टोन में कहता है लॉर्ड यांग शानमू ने हीरोइक सेक्रीफाइस दिया है, फेंगयुआन से हमारा एक और खून का हिसाब तैयार हो गया है, एक दिन इसकी कीमत तो ये चुकाएगा जरूर। सब चुप हो गए, शॉक और फियर दोनों में थे। उन्हें पिटी भी हुआ, यांग शानमू को ये डीमन ही क्यों मिला, फॉर्मेशन में रहता तो जिंदा होता। यानी यांग शानमू अपनी बेकार किस्मत की वजह से खुद चला गया मरने उसके पास, है ना। पर नेक्स्ट मोमेंट ही एक इमॉर्टल चिल्लाया, एक इमॉर्टल कहता है फेंगयुआन ने उसको बाहर ल्योर किया, अच्छा हुआ हम शियाफेन और चीकुई के लीड में थे, वरना ये जो चूहा है ना फॉर्मेशन में घुस जाता और हम सबको मार देता। तभी पूरी फॉर्मेशन अब यहाँ पे शेक होने लग गई। बाहर सिल्वर ड्रैगन स्किल्स हमेशा मतलब जो आसमान था ना हमेशा एकदम अटैक पे अटैक करे जा रहे, मारे जा रहे आसमान से, लेकिन कूदे जा रहे एकदम फॉर्मेशन पे तोड़े जा रहे थे। मेरे ड्रैगन फॉर्मेशन पे सुनामी की तरफ बरस रहे थे। इमॉर्टल्स के चेहरे सिल्वर लाइट में एकदम बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। फेंगयुआन का किलर मूव पहले जैसा पावरफुल ही था, पर मैरिड सेल्फ इमॉर्टल कुकी की वजह से अब वो ना एक साथ 2-3 और भी मूव यूज कर पा रहा था। तो पहले अगर मान लो 1-2 ड्रैगन लग रहे थे, अब उसकी जगह पे 5-6 ड्रैगन लग रहे थे, क्योंकि और ज्यादा इसमें
में यूज़ करे जा रहे थे और ज़्यादा मॉर्टल गू। इस वजह से जो ड्रैगन की क्वांटिटी थी वो बढ़ गई थी, स्पीड भी बढ़ गई थी। एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन बार-बार फॉर्मेशन को एक्सप्लोड लेवल पे फोर्स एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन लेवल वाली जो फोर्स होते हैं ना उसको ऐसे मार रहा था। इतना खतरनाक हिट कर रहा था जैसे फट रही हो बम। व्हाइट बैरियर वेव जैसे रिपल मारकर ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे थे पर प्रेशर इंसेन था। फेंग यून ऑब्जर्व करते हुए कहता है, हाँ, इंटरेस्टिंग है फॉर्मेशन। वो देख रहा था कि जितना वो फोर्स बढ़ाता है फॉर्मेशन की डिफेंस उतनी ही बढ़ रही थी, पर रूट्स अभी तक नहीं टूटे थे। यहाँ पे इमॉर्टल डर के साथ कहते हैं, फॉर्मेशन हमें थोड़ा-सा टाइम दे देगी ना शायद, हम बच जाएँगे ना। ची क्यू का फेस सीरियस था। ची क्यू कहता है, वो फेंग युआन है, हेवेली कोर्ट रोक नहीं पाई उसे। सब अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजो, हेल्प बुलाओ। क्या तुम्हें लगता है ये फॉर्मेशन इसको रोक लेगी? इमॉर्टल्स तुरंत ही रिइंफोर्समेंट के लिए कॉन्टैक्ट करने लगे। पहले तो वो हेल्प नहीं माँग सकते थे, क्योंकि फेंग युआन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं की थी। अब जब सबको समझ आ गया कि भाई ये कौन है, ये एक नॉर्मल रैंक 7 वाला बंदा नहीं, ये था फेंग युआन। तो अब सब कॉन्टैक्ट करने लग गए थे, अपने बंदे बुलाने लग गए थे। अब जो फेंग युआन ने अपनी आइडेंटिटी ओपन कर ही दी थी, साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल ने सीधा लाउड हेल्प एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया था कि भाई आ जाओ, बचा लो हमें, मैसेज पे मैसेज जा रहे थे। यहाँ पे रोर आवाज़ आती है, ड्रैगन फिर से फॉर्मेशन पे क्रैश कर रहे थे, व्हाइट बैरियर फुल पावर से एक्टिवेट हो चुका था। इमॉर्टल्स पैनिक में थे, एक बंदा कहता है ब्लॉक करो यार, चाहे मर भी जाए बट उसे रोक लो जैसे-तैसे करके। दूसरा कहता है वेस्ट साइड क्रैक हो गया यार, जल्दी से रिपेयर करो। तीसरा कहता है मेरे पास इमॉर्टल एसेंस खत्म हो रहा है, कोई रिप्लेस करो, मेरी जगह पे आके इसका काम करो। फेंग युआन के प्रेशर में सब एक यूनाइटेड हो गए थे, एक साथ काम करने लग गए थे। अब यहाँ पे कोई चालाकी नहीं दिखा रहा था, सब मिल के काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर चालाकी दिखाई तो सर्वाइवल के चांस ज़ीरो हो जाएँगे। पेंगुइन के प्रेशर में सब एकदम यूनाइटेड थे। चीक्वी फॉर्मेशन पैच करने में लगा हुआ था। शिया फैन बार-बार ब्लड स्पिट कर रहा था। मैरिड ड्रैगन की वीकनेस रिड्यूस करने में फुल ब्रेन लगा रहा था अपना। रैंक 6 वाले तो और भी बुरी हालत में थे। बाहर फेंगयुआन हाथ बाँध के एकदम चिल मोड में खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैरिड सेल्फ इमॉर्टल के बाद मैरिड ड्रैगन अब उसका एक रेगुलर स्पैम जैसा मूव बन चुका था। यानी वो आराम से खड़ा और स्पैम मारे जा रहा है ड्रैगन्स का नीचे। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक अटैक था, जिसकी वज़ह से सामने वाले के ऊपर स्पैम पे स्पैम पड़ रहे थे। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट था इमोरियल यामा चाइल्ड सोल एक्सप्लोजन, पर इमोरियल बीस्ट तो पहले ही यूज़ कर चुका था। फेंग जीजे और लांग लैंड स्पीड के ऊपर यूज़ कर चुका था। एशिएंट वर्जन भी है, पर यामा बैटलफील्ड के बूस्ट के साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावरफुल होता। लेकिन फेंगयुआन के फेस पर अभी भी थोड़ा-सा अजीब-सा लुक था, फ़ॉर्मेशन तोड़ने में उसे वक़्त लग रहा था। उसके पास 3 और मेथड बचे थे, पर कोई भी काम नहीं आता। जैसे रिवर्स फ्लो सील यूज़लेस था, क्योंकि जितना पावर यूज़ करो, फ़ॉर्मेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। दूसरा, लीड सोल इंटू ड्रीम, हेवेली कोर्ट ने काउंटर बना लिया था, फ़ॉर्मेशन में हिडन सोल्स डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। और तीसरा, ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड, व्हाइट लेयर के थ्रू रीच नहीं कर सकता था, यानी बैरियर को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता था। तभी फ़ॉर्मेशन के अंदर मोराल सडनली अप हो गया सबका। रीज़न क्या था? ची क्यू यू, रैंक 8 फॉर्मेशन पाथ एल्डर सीक्रेटली टेलीपोर्ट हो गया, यानी यहाँ पे ची क्यू यू आ गया था। यहाँ पे ची क्यू था यहाँ पे, लेकिन उसकी जगह एक बंदा और आ गया, यानी एक बंदा अंदर आ चुका है जो कि रैंक 8 लेवल का बंदा था। लो हेल्प आ गई इनकी, ची क्लैन से। जी क्लैन ने फॉर्मेशन में एक हिडन टेलीपोर्ट पाथ छुपा रखा था, एग्जैक्टली इमरजेंसीज के लिए। ची क्यूई अंदर से इम्प्रेस था। ची क्यूई कहता है, लो भाई, क्लैन ने इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। ची क्यूई यहाँ पे हेड था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि इसके ही मतलब फॉर्मेशन के अंदर एक टेलीपोर्टेशन मेथड है। अब ची क्लैन का एक बंदा यहाँ पे आ गया। अब ची क्यू यू ने आया है। ची क्यू देखो, यहाँ पे दो लोग हैं, कंफ्यूज मत होना। एक है ची क्वी, जो कि पहले से यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है ची क्यू यू। यू इसका अलग से नाम आ रहा है, तो ध्यान रखना। तो ची क्यू यू ने सब साइलेंटली एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया, सब कुछ बोला, मतलब वो होता नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस देना कि देखो ये काम करो, वो काम करो, वैसा वाला। ची क्यू यू कहता है फॉर्मेशन कंट्रोल करते रहो, वीक दिखना, मैं ट्रैप सेट कर रहा हूँ, ठीक है? इस डीमन को अंदर खींचना है, अपने आप को वीक दिखाओ ताकि अंदर आए। वो क्लियरली फेंगियन को पकड़ के लूट प्लस ग्लोरी लेना चाहता था। अगर उसने फेंगियन को फॉर्मेशन में मार दिया तो ची क्लैन की प्रेस्टीज एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी और साउथर्न मोटर के इमॉर्टल का कॉन्फिडेंस रिटर्न हो जाएगा। सब पेशेंस से एकदम डिफेंस स्टांस लेकर ट्रैप के लिए एकदम अपना टाइम बाय कर रहे थे। ची क्यूई ने सुपर फास्ट स्पीड में एक नया फॉर्मेशन सेटअप करना भी शुरू कर दिया था, पर जैसे ही वो फाइनल स्टेप करने वाला था, फेंगयुन अचानक से रुक गया और फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से बैटलफील्ड से गायब हो गया। ची क्यूई शॉक में हो गया। वो कहता, क्या क्या उसने मुझे सेंस कर लिया? वो भाग क्यों गया? फिर उसने सोचा, उसने तो पूरा सेटअप हिडन फॉर्म में रखा था, चांस तो लो थे उसे पता चलने के, लेकिन क्या हुआ उसको? तो फेंगयुन क्यों चला गया? नेक्स्ट मोमेंट ही दोबारा से क्या हुआ, जेड लाइट दोबारा से फ्लैश हुई। फेंगयुन एक नए एरिया के ऊपर होवर करता हुआ दिखाई दिया, यानी फ्लाई करता हुआ आया। फेंगयुन कहता है, ये कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर बैंक है। नीचे माउंटेन थे, बीच में एक फ्लैट फॉग कवर्ड जमीन थी। फेंगयुन ने सीधा मैड ड्रैगन छोड़ा और फॉग डिसॉल्व हो गई। नीचे एक डीप ब्लू लेक थी, सराउंडिंग्स ग्रीन माउंटेन्स थे और लेक के आसपास व्हाइट राउंड स्टोन्स थे। और फिर डजन्स ऑफ कॉन्टैक्ट हर्ड गू प्लस ची क्लैन के रैंक 6 इमॉर्टल का
फ्रेश ऑरा भी दिखा वहाँ पे। फेंग ने चेस नहीं किया, सीधा हाथ बढ़ाकर लूट स्टार्ट कर दिया। जब चीक्यूयू को रिपोर्ट मिला कि कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर बैंक जो उनका एक रिसोर्स पॉइंट है, वहाँ पे फेंग आ रहा है और सब कुछ लूट रहा है, तो भाई वो फ्यूरियस हो गया। वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो वही यहाँ पे आया था प्रोटेक्ट करने के लिए। असल में शायद चीज़ ये हो गई थी कि जो ये बंदा था ना चीक्यूयू, ये प्रोटेक्ट करता होगा कॉन्टैक्ट हर्ट गू वाली जो रिसोर्स पॉइंट है ना उसको। जब इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि अरे फेंग आया, तो ये बंदा वो जो प्रोटेक्शन वाली जगह है नहीं, कॉन्टैक्ट हर्ट गू जो रिसोर्स पॉइंट है, वहाँ से ये गायब होके मतलब टेलीपोर्ट होके आ चुका है यहाँ पे, यानी उस फॉर्मेशन के अंदर। अब फेंग इस चीज़ को जानता होगा या शायद फेंग ने जानबूझ के ऐसा करा ताकि ये बंदा वहाँ से यहाँ पे आ जाए और फेंग वापस वहाँ चला जाए कॉन्टैक्ट हर्ट गू वाली लोकेशन पे, वहाँ जाके सब लूट ले, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफेंडर डिफेंडर होगा ही नहीं डिफेंस करने वाला। चीक्यू तो यहाँ पे था इसलिए, यानी खतरनाक मैनिपुलेशन चीज़ें हुई यहाँ पे। फेंगियो ने फॉर्मेशन से पंगा ही नहीं लिया, उसने सीधे रिसोर्स पॉइंट को ही क्लीन स्वाइप कर दिया, यानी एकदम सब लूट डाला। अब आगे देखते हैं। फेंगियोन हवा में फ्लोट करता हुआ अपना इमॉर्टल प्राइमेसी ओपन करता है। जेंटल फोर्स से हजारों वाइल्ड कॉन्टैक्ट हर्ट गू ऊपर आते हैं और एक कलर्ड क्लाउड जैसा ग्रुप बनाते हैं और एक साथ उसके प्राइमेसी में एंटर होने लग जाते हैं, यानी सारे के सारे गू उसने उठा के अपने प्राइमेसी में एंटर कर रहा था। फेंगियोन एस्टिमेट करता है कि रैंक 5 के लगभग 3000 कॉन्टैक्ट हडगू और रैंक 4 के करीबन 50,000 और रैंक 3 के करीबन रैंक 3 और रैंक 3 से नीचे वाले, यानी रैंक 1 से लेकर रैंक 3 वाले जितने भी कॉन्टैक्ट हडगू थे वो करीबन 10 लाख के करीब थे, उन सबको ले लेता है। अब बताया जाता है कि ये थे क्या। देखो, कॉन्टैक्ट हडगू कलर्ड स्टोन जैसा दिखते हैं, ये अपोनेंट का फोकस चुरा कर उन्हें डेज्ड कर देते हैं। एंस्लेमेंट पाथ या विजडम पाथ यूजर इसे किलर मूव बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फेंगियो ने इतने सारे मतलब लाखों की संख्या में जो लिए हैं, असल में सारे मॉर्टल लेवल के थे ना। तो मॉर्टल लेवल वाले गू को तुम जितना मर्जी रख लो, इमॉर्टल वालों को रखने में मुश्किल होती है। यहाँ पे मॉर्टल लेवल थे इसलिए लाखों की संख्या में फेंगियो ने आराम से रख लिए। फेंगियो नोट करता है कि ये जो बड़ा लूट इसलिए मिला है क्योंकि कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर बैंक का फॉर्मेशन उसने तोड़ दिया था और डिफेंडिंग इमॉर्टल भागते वक्त गू डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। यानी जो छोटे मोटे यहाँ पे बचे थे वो बंदे कुछ नहीं कर पाए डिफेंड, अरे पावरफुल बंदे थे ही नहीं यहाँ पे ना, इसलिए। और फॉर्मेशन भी आराम से टूट गया। आगे देखते हैं। फेंगिमन रिवर को देखकर रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू पुलिंग वाटर एक्टिवेट करता है। वाटर सिल्क जैसा ऊपर उड़कर उसके प्रेमिसी में शिफ्ट हो जाता है। इससे रिसोर्स स्पॉट में विजडम पाथ दावमार्क सबसे ज्यादा थे और वाटर ले जाने के बाद भी दावमार्क वहां रह जाते हैं, यानी यहाँ पे ना वाटर चुरा रहा था फेंगियन। फेंगियन सोचता हुआ कहता है, लैंड पर विजडम पाथ दावमार्क सबसे ज्यादा हैवी हैं, पर मैं लैंड को ले नहीं जा सकता, वाटर को ले जा सकता था, वाटर मैंने ले लिया। फिर उसने डिसाइड किया कि रॉक तो ले जा सकता हूँ ना, पत्थर। तो सारे विजडम पाथ फील्ड जितने भी रॉक थे उन सबको कलेक्ट कर लेता है। सब कलेक्ट करते ही फेंगियन रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज करके इंस्टेंटली वहां से निकल जाता है, क्योंकि एनिमीज उसका पीछा कर रहे थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। प्लंडर शेडो अर्थ चैन से भी इसलिए क्विक रिट्रीट किया था, टाइम वेस्ट नहीं करा, वहां से भी भागा तब यहाँ से भी भाग गया। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, न्यू माउंटेन रेंज की साइड दिखाते हैं। फेंगियो ट्रैवल करके एक ह्यूज माउंटेन रेंज के ऊपर अराइव होता है। यहाँ ट्रीज नहीं थे, सिर्फ जाइंट सी एक तरीके से जाइंट साइज के स्पीयर टिप बैम्बू थे। बैम्बू के लीव्स ट्रायंगल शेप के थे और शार्प और टफ थे। मॉर्टल्स इन्हें स्पीयर बनाने के लिए यूज करते थे। फॉरेस्ट में काफी लाइफ फॉर्म थे, मोस्टली क्लाउड पाथ दावमार्क वाले थे, सबसे ज्यादा क्लाउड फॉक्सेस थे और वाइट कलर थोड़ी देर हवा में फ्लोट कर सकते थे। और फेंगियो नीचे उन्हें पीसफुली खेलते हुए देख रहा था। फेंगियन कहता है इन्हें देखते हुए, ये क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज है, चीक लैंड का लार्ज रिसोर्स पॉइंट है। अब पता चलता है कि ये था क्या। देखो, सुपर फोर्सेस रिसोर्स पॉइंट को मिनी या स्मॉल मिडल या लार्ज जाइंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, यानी वो कहते हैं कि मेरे पास मिनी वाला है, मेरे पास स्मॉल वाला है, मेरे पास मिडल वाला है, मेरे पास लार्ज वाला है। तो ये लार्ज वाला था और ये लार्ज पॉइंट था, यानी बहुत बड़ा पॉइंट। फेंगियन के सवेरे वाटर प्राइमेसी में ड्रैगनफिश सी एरिया एक जाइंट रिसोर्स पॉइंट है, जिसमें कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड ड्रैगनफिश में ही तो है। ये उसका मेन इनकम सोर्स है। और तुम्हें याद तो होगा ही ना, जो ड्रैगन फिश का बिजनेस था फेंगियन ने कैसे हासिल करा था, एक बंदी को मार के उसके जितना भी वो पूरा मोनोपोली क्रिएट करती थी वो ड्रैगन फिश वाली बंदी, उसको मार दिया था। ईस्टर्न सी में वो रहती थी, फेंगियन ने उसको भी मार दिया। अरे लेस्बियन इमॉर्टल याद होगा तुम्हें, तो उनको मार दिया था। तो भाई उनका ही जो बिजनेस था पूरा टेक ओवर कर चुका था फेंगियन और पूरा मोनोपोली फेंगियन क्रिएट करता था। और ये ना बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स है फेंगियन का अब, इसलिए। चलो बैक टू द स्टोरी पे आते हैं, आगे देखते हैं। चीक लैन के दो रैंक 6 इमॉर्टल फेंगियन को देखते ही पैनिक हो जाते हैं। चीक लैन का इमॉर्टल कहता है, ओ नो, डीमन फेंगियन यहाँ आ गया। दूसरा चीक लैन का इमॉर्टल कहता है, प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच से वो गायब हुआ, वहां सब लूट लिया उसने। और मतलब प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच से वो गायब हुआ, वहां पे लोग थे ना, याद होगा वहां पे रैंकेड बंदा आ गया था।
वहाँ से लूटा नहीं, सॉरी, वहाँ पे था, सबको वहाँ पे कन्फ्यूज़ करा, वहाँ से गायब हुआ, फिर पहुँच गया कॉन्टैक्ट हट रिवर बैंक पर, वहाँ से सब कुछ इसने लूट लिया और अब ये यहाँ आ गया है, सबसे बुरी टाइमिंग पर यहाँ पे आया है। ये दोनों बोल रहे थे चिल्ला-चिल्ला कर। फेंगियोन फिक्स इमोटल ट्रैवर्स से ओपन अराइवल करता है, डिस्टर्बेंस इतना बड़ा होता है कि दोनों डिफेंसर्स तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। उनके सामने एक जायंट स्पेयर टिप बैम्बू खड़ा है, 20 मीटर टॉल था, जिसके अंदर वाइल्ड इमोर्टल गू फॉर्म होने ल वाला था। ये क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट था, यानी बहुत काम की चीज़ थी ये। अब देखते हैं, फेंगियो स्लीव्स को वेव करता है, स्पार्क्स और स्मोक ब्लास्ट होता है, दोनों ची इमोर्टल एकदम फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही पूरा माउंटेन ग्रीन एकदम ग्लो करने लग जाता है। सारे स्पेयर टिप बैम्बू शेक करते हैं, लीफ टॉर्नेडोस मिसाइल बनकर फेंगियोन के ऊपर रश करते हैं, एकदम मिसाइल की तरह अटैक हो रहे थे। फेंगियोन स्माइल करता है, फेंगियोन कहता है फॉर्मेशन तो बड़ा बढ़िया है, रिटेलिएट भी कर सकता है, बहुत बढ़िया। वो रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील ऑन कर देता है, जितने भी शार्प बैम्बू लीव्स उसे हिट कर रहे थे वो सारे उल्टे वापस जाते हैं, फॉर्मेशन पे ही लग जाते हैं। चीक लैंड का एक इमोर्टल कहता है, ये तो रिवर्स स्लो पोटेंशियल सील है, जल्दी से रिटेलिएशन बंद कर दो वरना हमें ही नुकसान होगा। दूसरा चीकलैंड का इमॉर्टल कहता है, इमॉर्टल गू बस कुछ मिनट में बनने वाला है, बस रेनफोर्समेंट का वेट करो, जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। फॉर्मेशन अटैक बंद करते ही सिर्फ डिफेंस मोड में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। फेंगियन कामली रिवर्स सील को रिमूव करके मैड ड्रैगन ब्लास्ट स्टार्ट कर देता है। फॉर्मेशन जोर से शेक होता है, दोनों ची इमॉर्टल ब्लड स्पीड करते हैं और डेस्परेट डिफेंस में लगे हुए थे वो, जैसे तैसे उन्हें बस टाइम बाय करना था। थोड़ी देर बाद फेंगिवान को एक क्लियर फ्लॉ दिख जाता है फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मेशन पाथ का ग्रैंड मास्टर होने का फायदा तो यही था ना, इसलिए वो डायरेक्टली उस वीक स्पॉट पर अटैक करता है और एक ह्यूज ब्लास्ट होता है। ग्रीन बैरियर का एक पोर्शन कोलैप्स हो जाता है, यानी एक हिस्सा कोलैप्स हो जाता है, वहां से दिखने लग जाता है अंदर का सीन। चीक लैंड का एक इमोर्टल कहता है, ओ नो, फॉर्मेशन का एक हिस्सा तो टूट गया। चीक लैंड का दूसरा इमोर्टल कहता है, होल्ड ऑन, रेनफोर्समेंट बस आ रहा है। वो बस आ ही गया। फेंगुइन अटैक करता है इंस्टेंटली और बहुत खतरनाक अटैक करने लग जाता है। वो यूज यहाँ पे करता है यामा चाइल्ड सोल एक्सप्लोजन, और फॉर्मेशन तोड़ने के लिए फुल परफेक्ट मूव था ये, क्योंकि वीक स्पॉट भी था। एक होल बन जाता है, फिर डायरेक्टली वहां पे एक खतरनाक अटैक होता है और वो जो होल था वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लग जाता है। कुछ ही सांसों में फेंगिवन दोनों डिफेंडर तक पहुंच जाता है। फिर देखते हैं, चीक लैंड का एक इमोर्टल कहता है, टू लेट, रिट्रीट करना पड़ेगा, उनके आने से पहले हमें भागना पड़ेगा। दूसरा इमोर्टल कहता है, पर इमोर्टल गू वो तो बस कुछ पीरियड में बन जाएगा ना। चीक लैंड का पहला इमोर्टल कहता है, अबे रहने दे भाई, मर जाएंगे यहाँ से अगर भागे नहीं तो, चलो जल्दी से। दूसरा इमोर्टल शॉक में आता है। दूसरा इमोर्टल कहता है, ठीक है यार, पर इमोर्टल गू क्या करें। थोड़ी देर हेजिटेट करते हैं, दांत दबाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिंपल सी बात है, वो फेंगयुअन को देना नहीं चाहते तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी बूम आवाज आती है, फेंगयुअन स्लीव स्वीप करता है, ब्लैक स्मोक ब्लास्ट होता है, सोल एक्सप्लोजन होता है, रैंक 7 का पीक अटैक था। कोर इंस्टेंटली क्रैक हो जाता है, रंबल आवाज आती है, कोर ब्लास्ट होता है और पूरी फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाती है। फेंगयुअन एम्प्टी स्पॉट देखकर कामली कहता है, हाँ चलो वो भाग गए। पहले स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिल रहा था, फिर रिएक्शन स्लो हो गया और क्लियरली मैनिपुलेटर्स भाग चुके थे यहाँ से। इमॉर्टल फॉर्मेशन बिना इमॉर्टल यूजर के तो फुल पावर यूज ही नहीं हो सकती, यानी वो टूट गई। फिर फेंगिवान को एक ब्रोकन ऑरा मिलता है, वो कंफर्म करता है कि इमॉर्टल को डिफेंडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फेंगिवान देखता है, डिटर्मिनेशन अप्रिशिएट करता है, यानी सही डिसीजन लिया उन लोगों ने, बस ये चीज़ था। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, रन सेकिंग द माउंटेन, ये जगह थी क्लाउड बेल्ली माउंटेन रेंज में। फॉक्स जैसी क्लाउड पाथ लाइफ फॉर्म भरी पड़ी थी। फेंगिवान एंसलेमेंट लाइट रिलीज करता है, ऑरेंज येलो ग्लो में सारे बीस्ट स्ट्रगल करते हैं, फिर वीक पड़कर ऑबिडेंट हो जाते हैं, यानी एंस्लेव हो जाते हैं। वो इमॉर्टल प्राइमेसी को ओपन करता है, बीस्ट रिवर फ्लो की तरह सीधा अंदर घुस जाते हैं। फिर अचानक से दो डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस भागकर फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। फेंगिवान कहता है, कम बैक। वो हंसकर उनके पीछे फ्लाई करता है, किलर मूव यूज करके दोनों को एकदम सबमिट करवा देता है, उनके हो जाते हैं, यानी फेंगिवान के हो जाते हैं वो दोनों। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे लूट की समरी पता चलती है कि हमें मिला क्या है ना। तो क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज से फेंगिवान को मिलता है 7 डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस, जो उसने टेम करी। 2 हमने अभी देखा, बाकी उसने बाद में कर ली। 11 डेसोलेट प्लांट्स, जैसे क्लाउड क्यूआई रूट, व्हाइट हेयर रूट, स्पेयर टिप बैम्बू। और सबसे खुशी की बात यहाँ थी कि रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल क्लाउड सॉइल मिल गया था, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ये मटेरियल मिला था। एशियन डेसोलेट बीस्ट और प्लांट्स नहीं मिले। मतलब देखो, एशियन डेसोलेट प्लांट्स मिल गए, बीस्ट नहीं मिले। फेंगिवान गेस करता है कि चीकलैन या तो उन्हें ले गया या तो कभी यहाँ पे रहे ही नहीं थे, यानी जो एशियन बीस्ट है वो यहाँ पे थे ही नहीं। उसने जो यहाँ पे लूटा था ना, याद रखना, वो 7 डेसोलेट बीस्ट थे, सिर्फ 7 डेसोलेट बीस्ट, एशियन डेसोलेट नहीं, सिर्फ डेसोलेट बीस्ट। इसलिए कह रहा है कि उसे 7 डेसोलेट बीस्ट यहाँ पे मिले, 11 डेसोलेट प्लांट्स मिले, लेकिन उसे एक भी एशियन डेसोलेट बीस्ट, ना तो एशियन डेसोलेट बीस्ट मिला, ना तो एशियन प्लांट मिला, इसलिए वो ये कह रहा था। आगे देखते हैं, फेंगिवान बैम्बू कलेक्ट करने लगता है, डेसोलेट स्पेयर टिप
तो वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था। पर प्रॉब्लम ये थी कि फेंगियोन अब बताता है, इन्हें प्रॉपर्ली शिफ्ट करने के लिए मुझे वुड पाथ मेथड चाहिए। उसके पास वुड पाथ इमॉर्टल को नहीं था, इसलिए इमॉर्टल लेवल मेथड यूज़ नहीं कर सकता था। दूसरे पाथ यूज़ करे तो दांव बदल जाएँगे और बैम्बू का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। इसलिए वो मॉर्टल लेवल मेथड से रिलोकेट कर रहा था। प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है और माउंटेन इतना ह्यूज है कि बैम्बू का टोटल अभी भी बहुत ज़्यादा था और जितना वो ट्रांसफ़र कर रहा था वो तो अभी बहुत कम मतलब काउंट में था। अभी देखो, एक-एक बैम्बू को उठा के रखना मुश्किल होता है ना, इसलिए वो कह रहा है कि मॉर्टल लेवल की जो चीज़ें हैं, उनसे ना टाइम बहुत धीरे-धीरे मतलब एक तरीके से ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए। उसके मन में ख़्याल आया कि यार पिटी है ये चीज़, पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल को सिर्फ रैंक 6 है, वरना पूरा जो माउंटेन रेंज था वही मूव कर लेता है। एक-एक उखाड़ने की क्या ज़रूरत, जब पूरी ज़मीन समिति सब कुछ उखाड़ सकते हो इसलिए। लेकिन वो था नहीं इसके पास ज़्यादा लेवल का, वरना वो ले लेता। डांगुर माउंटेन और लोपो वैली इसलिए उसने पहले मूव हो गए थे क्योंकि स्पेक्टर सोल ने उन्हें मॉडिफाई किया था। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज पर ऐसा कुछ नहीं था। माउंटेन स्मैश करने का 2 ऑप्शन था। मतलब ऑप्शन ये थे कि रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अर्थपाथ के मेथड के बिना प्रिज़र्व नहीं होता। यानी अगर तुम ज़बरदस्ती ऐसे उठाओगे, तो ये होगा कि जो रूट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर अर्थ-पाथ के मेथड नहीं हुए तो भाई चीज़ें प्रिज़र्व नहीं रहेंगी, वो खराब हो जाएँगी, है ना? चीज़ें खराब हो जाएँगी, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। चीक यू यू शॉक्ड है। अब चीक यू यू शॉक्ड क्यों है हम जानते हैं। चीक लैंड के हेडक्वार्टर में जब न्यूज़ फैलती है, चीक यू एंग्री हो जाता है। वो कहता है फेंगयुआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज अटैक कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हट रिवर बैंक मिडल क्लास पॉइंट था, लॉस मैनेजेबल था, यानी वो लूट लिया उसने कोई बात नहीं। पर वो क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज लूट रहा है जो कि एक लार्ज रिसोर्स पॉइंट है, जनरेशंस का इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। चीक यू कहता है ये जगह हमारे एंसेस्टर ने स्ट्रगल करके बनाई थी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। इमॉर्टल गो हाउस को भेजो, क्लाउड बैम्बू वापस ले लो जाके। और अब जा रहा है इमॉर्टल गो हाउस। आगे देखते हैं। कंसील का प्लान। चीक्यू कहता है मैं यहीं रुकूँगा। उसका रियल टारगेट ड्रीम रेलम है, पर बाहर ऐसे दिखाना है उसको कि जैसे वो बाहर की चीज़ें लूट रहा है। मैं यहीं पे रुक के इसे प्रोटेक्ट करूँगा, तुम जाओ पूरी बैम्बू बिल्डिंग को लेके जाओ, उसके ऊपर अटैक करो। इमॉर्टल गो हाउस इमीडिएट क्लाउड बैम्बू रेंज की तरफ निकल चलता है। आगे देखते हैं फेंग युआन की साइड। फेंग युआन स्पेयर टिप बैम्बू केयरफुली एक्सट्रैक्ट कर रहा था, यानी वहाँ से निकाल के अपने अंदर रख रहा था। रूट्स करीबन 50 से 60 फीट डीप थे, इसलिए धीरे-धीरे निकालने में टाइम लग रहा था। डेलिकेट रिमूवल नीडेड था यहाँ पे आराम-आराम से करना। चीक लाइन इमॉर्टल पहुँचते हैं, लेकिन डायरेक्ट फाइट नहीं करते। माउंटेन डैमेज था, तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि अगर डायरेक्ट फाइट करी तो डैमेज माउंटेन पे और ज़्यादा डैमेज लग जाएगा, इसलिए। अब देखते हैं फेंग युआन ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है। वो यूज़ करता है इमॉर्टल कैन रिमूव ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड, और घोस्टली हैंड डायरेक्टली चीक लाइन के इमॉर्टल गो हाउस को टारगेट करता है। अब वहाँ तो टारगेट करता है, लेकिन सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सीन दिखाते हैं इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, मिनी नॉर्थल पैलेस के अंदर। स्नोमैन फाइनली अपने न्यू होम पहुँच गए थे। क्लाउड क्लाइमेट देखकर सॉरी क्लाउड कह रहा हूँ, कोल्ड यानी एकदम ठंडा क्लाइमेट देखकर खुश भी हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे रहने के लिए परफेक्ट जगह है। स्नोमैन एल्डर कहता है ये हमारे लिए परफेक्ट जगह है। फॉग सडनली एकदम हट जाता है। 3 ह्यूज क्रिस्टल माउंटेन रिवील होते हैं। बिंगज़ुओ, जो एक्चुअली फेंगियोन का टाइम पाथ यानी ज़ॉम्बी बॉडी था ना, उसका क्लोन था, वो फ्लोट करके सामने आता है। फॉग वापस धीरे से माउंटेन को कवर कर लेता है। स्नोमैन रोते हुए कहते हैं, ग्रेट इमॉर्टल बिंगज़ुओ आप आ गए। दूसरा कहता है, यही हमारा सेकंड होम है। हमारा मतलब दूसरा होम है और ये हमारे लिए एक सेक्रेड लैंड है। ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन है इसका नाम। उन्हें पता नहीं होता कि फॉग के अंदर बिंगज़ुओ एक्चुअली फेंगियोन का टाइम पाथ क्लोन था। उन्हें तो लग रहा था असली वाला बिंगज़ुओ है। आगे देखते हैं, टाइम क्लोन सॉफ्टली बोलता है, यानी अपना जो फेंगियोन था सॉफ्टली कहता है क्लोन वाला। कहता है फूड, प्लांट्स, एनवायरनमेंट सब रेडी है। स्नोमैन रिलोकेशन कंप्लीट होता है और डोर में स्नो मॉन्स्टर भी स्पॉन हो रहे थे और स्नो क्लस्टर फॉर्मेशन में ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन सेट हो चुकी थी, यानी वहाँ पे मॉन्स्टर बनते रहेंगे, चीज़ें बनती रहेंगी, यानी होता है ना ऑटोमेशन चलना, वैसा ऑटोमेशन लगा हुआ था। टाइम क्लोन जो यहाँ पे था यानी फेंगियोन, वो कहता है परफेक्ट है, फ्यूचर प्रॉफिट यहाँ पे गारंटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नोमैन भी रहेंगे, स्नो मॉन्स्टर भी रहेंगे, वो आपस में सब चीज़ें करते रहेंगे और यहाँ पे स्नो चीज़ मतलब स्नो टाइप की मटेरियल और चीज़ें ग्रो होती रहेंगी। आगे देखते हैं, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर वो नेक्स्ट मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट फ्लाई करता है। यहाँ पहले से ही कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर बैंक का कॉपी बनाया हुआ था। व्हाइट क्लाउड रॉक्स थे और फ्लाइंग रिवर थी। कॉन्टैक्ट हर्ट गू यहाँ ग्रो हो रहे थे। फेंगियो ने बल्क गू ट्रेजर येलो हेवन में सेल कर दिए थे, बाकी तो सीड की तरह यहाँ पे छोड़ दिए थे ताकि उगाया जा सके और आगे बैच को बनाया जा सके और बेचा जा सके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट उसका होता है न्यू क्लाउड बैम्बू फॉरेस्ट बनाना। टाइम क्लोन साउथ ईस्ट साइड लैंड पर डिसेंड करता है। ये पूरा एकदम खराब जगह थी, एकदम बैरन लैंड था। वो यहाँ स्पेयर टिप बैम्बू प्लांट करता है और क्लाउड फॉक्सेस और बीस्ट रिलीज करता है। चाहे माउंटेन रेंज नहीं था, फेंगयुआन का प्लान क्लियर था, यहाँ एक नया क्लाउड बैम्बू फॉरेस्ट बनाना है। वहां से लूट के अपनी जगह पे ये सब बनाना, उसका ये सब काम लगा हुआ था।
मतलब नया क्लाउड बैम्बू फॉरेस्ट स्टार्ट करना। असली वाला तो उसने लूट लिया, वो तो वहीं पर है। अब देखते हैं फेंगयॉन का जो घोस्ट थीफ हैंड है ना, वो क्या इमॉर्टल को हाउस के अंदर से इमॉर्टल को चुरा सकता है कि नहीं, वो पता चलेगा। वहाँ का सीन तो अभी ऐसे ही छोड़ दिया, पता चलेगा कि क्या होगा वहाँ पे। अब फेंगयुआन का सीन दिखाया जाता है ओरिजिनल बॉडी का, यानी बाहर वाला सीन। फेंगयुआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज में घुसकर लूट-पाट करके ऑलरेडी अलर्ट था कि ची क्लैन जरूर काउंटर करेगा। फेंगयुआन ने इमॉर्टल रिमूव ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड चला दिया था सीधा ची क्लैन के इमॉर्टल गुहा हाउस पर ग्रेट स्पेस टेंपल तुरंत ही ग्लो करता है, एकदम गोल्डन ग्लो छोड़ता है और एक स्पाइरल शील्ड बना देता है और उसके अंदर एक घोस्ट हैंड को एब्जॉर्ब करके गायब कर देता है। फेंगयुआन का लिंक वहां से टूट जाता है घोस्ट हैंड से। फेंगयुआन सोच के कहता है एज एक्सपेक्टेड, ये ग्रेट स्पेस टेंपल टॉप 10 इमॉर्टल गु हाउसेस में से एक है। ये इमॉर्टल गु हाउस मार्बल जैसा वाइट था, गोल्डन एक्सेंट के साथ था और काफी मैजेस्टिक लगता था। पिछली लाइफ में क्योटिक वॉर के टाइम ये नंबर 9 रैंक की इमॉर्टल गु हाउस थी, यानी टॉप 10 में 9 नंबर पे आता है ये। इसका सबसे ओवरपावर्ड मूव था मूविंग स्पेस डोमेन, जो एक रैंक 8 गो इमॉर्टल को भी ट्रैप कर देता है। फेंगयुआन को तुरंत ही डाउट आ गया। फेंगयुआन सोच में कहता है मूविंग स्पेस डोमेन इतनी जल्दी कैसे एक्टिवेट हो गया, इतना प्रिपरेशन टाइम लगता है पूरा प्लान बना के आए हैं। यानी जब फेंगयुआन ने ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड अटैक कर रहा था ना, उसी अटैक में जब उन्होंने उसे एब्जॉर्ब करा, उसी टाइम उन्होंने एक अटैक चला भी दिया था। जो अटैक चल गया पता नहीं चला। अब वो जब चल चुका है, यानी अब जब डोमेन बन चुका है वो वाला, तब फेंगयुआन को रियलाइज़ हो रहा है कि लो इसका डोमेन भी बन चुका है। हालाँकि इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि फेंगयुआन के पास तो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल है और मतलब भले वो ट्रैप कर देता है लेकिन फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को ट्रैप नहीं कर पाएगा ना। मतलब इतना ग्रेट एक्सपर्ट होना चाहिए टाइम पाथ का, तभी वो कर पाएगा। अदरवाइज़ नहीं होना, वो नहीं हो पाता। स्पेस पाथ या टाइम पाथ वाला अगर नहीं होगा ग्रेट एक्सपर्ट, तो नहीं कर पाएगा फेंगयुआन को ट्रैप। आगे देखिए, चीक लैंड के अंदर पैनिक और रिलीफ की सांस भी लोग लेते हैं। चीक लैंड का एक इमॉर्टल कहता है गुड थिंग है कि हम प्रिपेयर्ड थे, बैड थिंग ये है कि हेवेली कोर्ट की इंटेल ने लास्ट मोमेंट में बचा लिया हमें। यानी हेवेली कोर्ट ने हमें बचाया है, प्राइस वाइस पे करेंगे। अरे सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स हटाओ इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, चीक लैंड का तीसरा इमॉर्टल कहता है मूविंग स्पेस डोमेन रेडी रखो, डीमन फेंगयुआन को लाइटली मत लो, उसके पास रिवर स्लो रिवर है, डिफेंस बड़ा खतरनाक है उसका। अब देखते हैं, ग्रेट स्पेस टेंपल फुल पावर में ब्लास्ट होता है और फेंगयुआन को प्रेस करने लगता है। फेंगयुआन पीछे रिट्रीट होता है और ट्रेजर वाले हेवन में स्विच करता है। वहां जाते ही शॉक हो जाता है। हेवली कोर्ट ने उसके फाइट के क्लिप्स पब्लिक डाल दिए थे, इंक्लूडिंग उसका ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड भी। लोगों को पता चल गया था फेंगजॉन के पास ये है ट्रम्प कार्ड बेसिकली, नॉट जस्ट अ वीडियो, साथ में डिटेल इंट्रोडक्शन भी फ्री में डाला था कि देखो इसका क्या काम है, कैसे है, ये क्या करेगा अगर तुम पे लग गया तो। पूरे 5 रीजन के इमॉर्टल शॉक्ड हो गए थे और जेलस भी हो गए थे। एक बंदा कहता है भाई फेंगयुआन के पास इतने ट्रेजर्स हैं, दूसरा कहता है ये मूव एक्सपोज हो गए तो इजीली काउंटर भी हो जाएगा अब तो। ये सब फेंगयुआन के अगेंस्ट एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन ब्लो था। ची क्लैन अब घोस्ट हैंड को ट्रैप करके उसका एनालिसिस करेगा और उसके वीकनेसेस को ट्रेस करेगा। हेवली कोड बेसिकली उसको इस स्टाइल में हिटबैक दे रहा था ताकि सिर्फ वही उसको पकड़े ना, बल्कि पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पड़ जाए। फेंगयुआन ने उसकी प्रेस्टीज एक तरीके से क्लिप से गिराई थी ना, मतलब होता नहीं कि उसका क्या नाम था यार, अरे! अरे जिसकी बोन्स बेच दी थी फेंगयुआन ने, ट्रू मोनार्क, उसकी जो बोन बेच दी थी, उसका कांड कर दिया था, अब तो वो मर चुकी है। हालाँकि लेकिन देखा नहीं था कि फेंगयुआन ने भाई उसकी बोन बेच दी थी, तो भाई एक तरीके से उनकी प्रेस्टीज गिर गई थी। तो अब इस तरीके से वो लोग फेंगयुआन की प्रेस्टीज गिरा रहे थे। गिरा नहीं रहे थे, बेसिकली सब लोग उसके अगेंस्ट करवा रहे हैं ताकि सब लोग उसको पकड़ें और सब फ़ायदे के लिए फेंगयुआन के ऊपर अटैक करें। अब हेवेली कोर्ट पब्लिकली उसको एक्सपोज़ करके बदला ले रहा था। फेंगयुआन को तुरंत समझ आ गया कि ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड की वजह से फेरी जीवी जरूर टेंशन में होगी। फेंगयुआन सोच में कहता है अगर वो यहाँ तक अटेंशन दे रही है मतलब लांग या ब्लैसलैंड के बैटल खत्म हो चुका होगा। वो कैलकुलेट करता है कि हेवली कोर्ट ने शायद पहले ही रिट्रीट कर लिया क्योंकि जीवी चैनी सब इंजर्ड थे। फेंग जुजे की बैटल स्ट्रेंथ तो जीरो हो गई थी। थंडर घोस्ट ट्रूमोनाट तो जबकि डेड है और लॉन्गेविटी हेवन को लैंड स्पीड का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब भी चीज़ें थी। एक और चीज़ उसका ध्यान खींच रही थी, प्रिंस फेंगशियन ट्रेटर आइडेंटिटी अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, यानी अभी तक उस पता नहीं चला लोगों की प्रिंस फेंगशियन ना ट्रेटर स्पाई है। फेंगियो सोच के कहता है वो लूज टेल रिज के पास छुपा होगा। हेवली कोड प्रिपेयर्ड था इसलिए बिना प्रिंस फेंगशियन के भी स्केप कर लिया। वो जानता था कि इस वक्त प्रिंस फेंगशियन को एक्सपोज करना बेवकूफ़ी होती, एविडेंस भी नहीं था और रैंक 8 को पकड़ना लॉन्गेविटी हेवन के लिए और भी मुश्किल होता। फेंगियो सोच में कहता है ये कार्ड फ्यूचर में काम आएगा, गुस्से में कुछ रिवील कर देना बेकार होता है। यानी फेंगियोन मतलब होता नहीं कि तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हारा रिवील करा, जैसे अभी हेवेली कोर्ट ने फेंगयुआन का ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड रिवील कर दिया ना सबको, सबको पता चल गया कि इसके पास ये है। तो फेंगयुआन भी कर सकता था कि प्रिंस फेंगशियन की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे एक्सपोज करवा देता, बोल देता कि जो प्रिंस फेंगशियन है नॉर्थन पैंस के अंदर वो असल में हेवेली कोर्ट का मतलब वो है, स्पाई है। तो लॉन्गेविटी हेवन तो भाई प्रिंस फेंगशियन के ऊपर परस जाता कि है तू तो हेवेली कोर्ट का बंदा है, ये सब चीज़ें करने के चक्कर में। लेकिन फेंगयुआन कह रहा है कि भाई
क्रोध को रखो साइड में, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, दिमाग से काम लो। अभी उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज़ करना बेकार है, बाद में करेंगे। आगे देखते हैं। फेंग यूआन आगे कहता है, पर मैं मतलब ऐसे कैसे उसे छोड़ने वाला हूँ। और ट्रेज़र वाले हेवन में एक वीडियो डाल देता है। हेवनली कोर्ट स्टार कास्ट से रैंक 80 इमॉर्टल्स को लांग या ब्लेसलैंड में भेज रहा था, ये वाला। ये न्यूज़ भाई बॉम्ब की तरह फैल जाती है। दूसरे रीजन्स के इमॉर्टल शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं क्या? हेवनली कोर्ट के पास ये मूव भी था? अब सब अलर्ट हो जाते हैं और सबका अलर्टनेस ना स्काई हाई हो जाता है। फेंगयुआन ग्रेट स्पेस टेंपल को मतलब इस टेंपल को जो हाथ हिला के बाय बोलता है और फिर फिक्स इमोर्टल ट्रैवल चलाकर सीधा गायब हो जाता है। यानी देखो उसकी वो जो डोमेन था वो भी नहीं रोक पाया। टेंपल इमोर्टल बैटलफील्ड नहीं था, इसलिए उसे ट्रैप करना इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट मोमेंट ही जेड लाइट फ्लैश होती है, फेंगयुआन टेलीपोर्ट होकर आ जाता है चीक लैंड के वाइल्ड फ्लेम माउंटेन पर। माउंटेन में रेड पैरासोल ट्रीज थे, फायर फिनिक्सेस थे और पूरा फायरी वाइब था। चीक लैंड का रैंक 7 तुरंत ही डिफेंसिव फॉर्मेशन को ऑन कर देता है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि फेंगयुआन अटैक करने ही आएगा। हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि अटैक करना है, तो सारे लोगों ने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। फेंगयुआन एकदम हँसते हुए कहता है, अगर ये रिसोर्स पॉइंट ले लिया तो चीकलैंड सही में रो पड़ेगा यहाँ पे। वो मीटियोर की तरह क्रैश करता है और भाई जायंट रिसोर्स पॉइंट की फॉर्मेशन स्ट्रांग तो होती है। नॉन स्टॉप किलर मूव चला रहा था, बरसा रहा था, झटके खा रहा था फॉर्मेशन। न्यूज़ फैलते ही चीक्यू कहता है, फेंगयुआन तो कितना डिविशियस है। वो सब कुछ छोड़कर वाइल्ड फ्लेम माउंटेन की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि ये फिनिक्स ब्रीडिंग का सुपर प्रीशियस रिसोर्स पॉइंट था। जब चीक्यू पहुंचता है, फॉर्मेशन आधी टूट चुकी थी, बहुत फिनिक्स मर चुके होते हैं और फेंगयुआन 3 एशियंट फिनिक्स पकड़ चुका होता है। गुस्से में एकदम भाई चिल्लाकर चीक्यू कहता है, फेंगयुआन अगर हिम्मत है ना तो भाग मत, सीधा लड़ हमसे। फेंगयुआन चिल टोन में स्माइल करता है और फेंगयुआन कहता है, सीनियर चीक्यू आखिर में आपसे मुलाकात हो ही गई। मतलब अभी फेंगयुआन भागा नहीं, फेंगयुआन यहीं पर है। गाइज़ यार, अब अचानक से मुझे पता चला है कि मेरे जस्ट फ्रेंड ने अभी मुझे कॉल करके बोला है कि कल एग्ज़ाम है। हाँ, मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे पता भी नहीं चला था यार कल एग्ज़ाम है। अभी जस्ट मेरे को मैसेज मैसेज नहीं, डायरेक्ट कॉल आया है मेरे पास कि कल मेरा एग्ज़ाम है। ना मेरे पास कोई एसएमएस आया भाई, ना मुझे एसएमएस का कोई मैसेज दे रहे हैं। अभी मेरे को एक मैसेज मिला था कि आपकी मतलब वो वाली जो क्लासेस नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो चालू हैं। तो अब भाई ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज दोगे तो मुझे यही तो लगेगा ना कि भाई अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जब क्लासेस खत्म हो जाएँगी तभी तो एग्ज़ाम होगा। ना मेरा कोई प्रैक्टिकल हुआ, ना कुछ हुआ, ना मुझे एग्ज़ाम का मैसेज आया, डायरेक्ट एडमिट कार्ड का। वो भी मेरे फ्रेंड ने कॉल करा, उसे किस मतलब उसने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली होगी या 4th ईयर के बारे में पोर्टल चेक करा, 4th ईयर में गया, एडमिट कार्ड पे अपना वो डाला, पता चला कल एग्ज़ाम है मेरा। 12 और 13 दोनों तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, कल है और परसों एग्ज़ाम है मेरा। यार मैं क्या बोलूँ, सॉरी यार, मैं डाल देता 2 घंटे की, मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, जस्ट अभी मेरे पास कॉल आया तभी मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ।